सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके बारे में बात करेंगे। मानसिक योग्यता के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। तो उससे पहले आप बताइए कि वॉइस आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। मैं भी मेरे लाइव स्ट्रीम को साथ में देख रहा हूं। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज हम वाह वाह कितनी अच्छी वॉइस आ रही है आज, है ना। चलिए भाई, तो बच्चों बात करते हैं आज के हमारे 2019 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ज्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को, शुभ संध्या। चलिए भाई, बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2019 कक्षा 6 का क्वेश्चन पेपर। एक एक क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा बच्चों, क्योंकि शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। जिस किसी को डाउट है वो मेरे से पूछ लीजिएगा, क्योंकि अब शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले खंड मानसिक योग्यता भाग 1। भाई क्या कहता है हमारा निर्देश प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 में। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए बी सी और डी दर्शाई गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी विधि से एक समान है, जबकि एक आकृति अन्य से भिन्न है। जो अन्य से भिन्न आकृति है उसका चयन कर अपने उत्तर को दर्शाना है। ये बच्चों बताइए सबसे पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो सकता है। वेट करता हूं मैं आपके आंसर का, जल्दी से बताइए, सॉल्यूशन निकालिए। क्या होगा सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर सब बी बता रहे हैं। भाई एकदम सही उत्तर है बी। क्यों है भाई बी, बताइए। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में आप देखिए, यहां पर एक आकृति है जिसके पास 3 भुजाएं हैं, 1 2 3। अब यहां पर देखिए 1 2 3, 3 भुजाओं वाले आकृति के बाहर 3 वृत्त है, 3 सर्किल है। सी की बात करते हैं, 4 भुजाओं वाली आकृति है और 4 सर्किल है। 5 भुजाओं वाली आकृति, 5 सर्किल है। लेकिन बी में देखिए 4 भुजाओं वाली आकृति लेकिन 3 ही सर्किल है, मतलब कि सबसे अलग हो गई, सबसे भिन्न हो गई। इस कारण से ऑप्शन नंबर बी हमारा एग्जैक्ट सही उत्तर है। भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। बच्चों बताइए दूसरे का उत्तर। जी हां, हम 9 बजे भी आपके सामने आएंगे। शाम 9 बजे लाइव सेशन आपका फिर से स्टार्ट होगा। बी का उत्तर बताइए बच्चों। चलिए बात करते हैं। देखिए बच्चों यहां पर ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, आर यू एन लिखा है, दूसरे में यू एन आर लिखा है, तीसरे में एन के यू लिखा है और चौथे में आर एन यू लिखा है। देखिए पहले में भी आर है, दूसरे में भी आर है और चौथे में भी आर है। पहले में यू है, दूसरे में भी यू है, तीसरे में भी यू है, चौथे में भी यू है। पहले में एन है, दूसरे में एन है, तीसरे में एन है, चौथे में भी एन है। लेकिन देखिए जो सबसे पहला हमारे को दिया गया था, पहला, तीसरा और चौथा, सभी में क्या है बच्चों? सभी में एक चीज है। वो चीज क्या है बच्चों? एन है, एन है, यू है। लेकिन यहां पर देखिए के, सी में के दिया गया है लेकिन के और कहीं नहीं है। इस कारण से सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। बच्चों बताइए उत्तर क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेंगे और हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन जिसके अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय का फुल कोर्स दिया जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस और इंस्टॉल कीजिए हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को। चलिए बच्चों तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बच्चों बताइए उत्तर क्या होगा तीसरे प्रश्न का, जल्दी से बताइए। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन शोइंग ऑन योर स्क्रीन। चलिए थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी कौन सा होगा बच्चों, जल्दी से बताओ। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन के बारे में। भाई सबसे पहला जो ऑप्शन है, आप देखिए सबसे पहले ऑप्शन को जब आप रोटेट करते हैं, इस प्रकार से घुमाते हैं, तो क्या होगा बच्चों? इस प्रकार से एक आकृति बनेगी और ये जो है इस प्रकार से बन जाएगा और पॉजिटिव का साइन आ जाएगा।
फिर से इसको घुमाते हैं इस प्रकार से, तो इस प्रकार से बनेगा और यूं करके ऐसा प्लस बनेगा। तो देखिए आप ऑप्शन नंबर सी में हमारे को वही आकृति मिल रही है, मतलब कि जब हम दूसरी बार घुमाते हैं तो ये आकृति मिलेगी और ये भी हमारे पास मिल रही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है, क्योंकि इस आकृति को घुमाकर हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वी कांट गेट दिस फिगर बाय रोटेटिंग द ऑप्शन नंबर ए, दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, चौथे का उत्तर बताओ, जल्दी से बताओ, और किस किस को समझ में नहीं आया वो भी बता दीजिएगा मेरे को। बताइए बच्चों, चौथे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में। चौथे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं। दो सर्किल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। देखिए ये भी ओवरलैप कर रहा है, ये भी ओवरलैप कर रहा है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं। तीसरा सर्किल जो है वो साइड में पड़ा है। बी में भी वो की वो स्थिति है, दो सर्किल ओवरलैप कर रहे हैं और एक साइड में पड़ा है। तीसरे सी में भी वो की वो स्थिति है, दो सर्किल ओवरलैप कर रहे हैं और दूसरा साइड में पड़ा है। लेकिन डी के अंदर ये नहीं हो रहा है। डी के अंदर सारे के सारे सर्किल ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। इस कारण से हमारा ऑप्शन डी, राइट, सॉरी, हाँ, डी हमारा सही उत्तर हो जाता है। बच्चों किस किस का उत्तर आ रहा है भाई? डी। चलिए चलिए चलिए, और भाई आपके लिए हमेशा लाइव आएंगे शाम को 6 बजे, शाम को 9 बजे। तो सबसे पहले आपको पहुंचना है, अपने क्वेश्चंस को पूछना है, डाउट्स को पूछना है। और जिस किसी ने हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को अभी तक 5 स्टार की रेटिंग नहीं दी है तो प्लीज जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और 5 स्टार की रेटिंग एटलीस्ट हमें दे दीजिए और अपना अच्छा सा नाम लिखना कि सर मेरा नाम ये है और मैंने आपको 5 स्टार की रेटिंग दी है। भाई बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन के बारे में, भाग संख्या 2, सेक्शन नंबर 2। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जो है सिमिलर फिगर वाला क्वेश्चन है। भाई कौन सा फिगर है? सिमिलर फिगर वाला क्वेश्चन है। सिमिलर फिगर वाले क्वेश्चन से ये आपको पूछा गया जो है यहां पर पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। उत्तर आकृतियों में से समस्या आकृति के समरूप, अब देखिए समरूप का मतलब क्या होता है बच्चों? सिमिलर फिगर। क्या होता है बच्चों? सिमिलर फिगर, मतलब कि सेम आकृति, जैसे कि मेरे जैसे कि जैसा कौन है, उसी प्रकार से यहां पर ये समस्या आकृति जो है इसकी जैसी की जैसी आकृति ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सी है? भाई ये 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे हर साल और एक भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कोई बच्चा ये सही करता है। और अगर इसमें आपने गलती की तो सिलेक्शन तो भूल जाओ, क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन भी आप अगर गलत कर रहे हो तो आप सिलेक्शन की उम्मीद क्यों रख रहे हो? ठीक है, तो गलती मत करना। ठीक है, 5वें प्रश्न की बात करते हैं। भाई बच्चों बताइए 5वें का उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। सब सी बता रहे हैं। भाई बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, सी हमारा सही उत्तर है। क्योंकि देखिए जैसी समस्या आकृति है वैसे की वैसी हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी और समस्या आकृति दोनों एक दूसरे के सेम है। तो बाकी सब गलत हो गए, ये गलत, ये गलत, ये गलत, लेकिन सही कौन सा हो गया? भाई ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। बच्चों बताइए छठे का उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए, आपका वेट कर रहा हूं मैं। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 6th क्वेश्चन? चलिए 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 जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी जो है वही हमारा सही उत्तर है, क्योंकि ना तो ए मैच कर रहा है, ना बी मैच कर रहा है और ना ही डी हमारा मैच कर रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये एकदम वेरीफाइड आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। भाई जुकाम किसको हो गया? भाई किसको जुकाम हो गया है? चलो कोई नहीं बच्चों, कोई नहीं, मुझे भी हो रखा है। चलिए ऑप्शन नंबर 7वें की बात करते हैं। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। 7वें प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताइए क्या होगा? यार ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि भाई लाइव सेशन चल रहा है नवोदय विद्यालय का, जल्दी से आकर देख ले और अपने क्वेश्चंस को पूछ ले। समस्या आकृति ये है, उत्तर आकृतियां ये हैं, जल्दी से बताओ उत्तर क्या होगा? चलिए समस्या आकृति हमारे सामने दी गई है और 4 उत्तर आकृतियां भी हमारे सामने दी गई हैं। चारों उत्तर आकृतियों में हम बात करते हैं कौन सी होगी? 7वें का सभी भी बता रहे हैं। भाई बी क्यों बता रहे हो? चलो सही बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भाई जिसका बी नहीं आ रहा था वो एक बार सोच ले कि आपने गलती कहां पर की है, एक बार सही से चेक कर लेना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
चलिए बच्चों बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में, क्योंकि ये प्रश्न समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है, एकदम सिंपल सा आपको दिख रहा है कौन सेम है। चलिए 8वें प्रश्न का उत्तर बच्चों क्या होगा। शाम को 9 बजे मैं फिर से आपके सामने आऊंगा, आपके लिए लेकर के आऊंगा गणित के प्रश्न 2019 में जो गणित मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, इंपोर्टेड क्वेश्चन, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए हम लेकर के आएंगे। तो भैया बताइए क्या होगा 8वें प्रश्न का उत्तर। सभी डी बता रहे हैं, सभी डी बता रहे हैं। जी हाँ, सही उत्तर, एकदम सही उत्तर है डी, हमारा एकदम सही उत्तर है, क्योंकि ना तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ना बी मैच कर रहा है, ना सी मैच कर रहा है। तो मैच कौन कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही से मैच हो रहा है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट भाग के बारे में। 8वां भाग हमारे को क्या कहता है, सॉरी तीसरा भाग, जिसके अंदर प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं और एक समस्या आकृति, भाई ये रही समस्या आकृति दी गई है, जिसका एक भाग लुप्त है, मतलब कि ये वाला भाग यहां से खाली किया गया है, खो गया है। अब ढूंढना हमें है, क्योंकि यहां पर 4 चोर है, एक तो है चोर ए, दूसरा चोर है बी, सी और डी, 4 चोर है, लेकिन हमें पता नहीं है कि अपने इस भाग को चोरी किसने किया है। तो अपने को चेक करना है कि भाई ये भाग किसके पास पड़ा है। तो भाई देखते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि भाई कौन सा भाग है। तो यहां पर देखिए आप, यहां से लाइन खींचिए, यहां से लाइन खींचिए, यहां पर लाइन खींचा, और ये भाग हमारे पास होना चाहिए। एक तो यहां से, ओहो हो गलत हो गया ना, क्योंकि देखो अपने को क्या करना है कि सबसे पहले स्ट्रेट लाइनें जो भी होती है वो पहले खींच दिया करो, ठीक है। फिर यहां से इसको खींचा, यहां से इसको खींचा, यहां से इसको खींचा, यहां से इसको खींचा, ऐसी आकृति कौन सी बन रही है बच्चों? भाई ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ना तो हमारा बी हो सकता है, ना सी हो सकता है, और ना ही हमारा डी हो सकता है, क्योंकि कोई भी मैच ही नहीं कर रहा है। भाई इसके जैसा कौन सी ऐसी आकृति जो इसका भाग पूरा कर दे। भाई देखिए मेरा एक हाथ यहां है, दूसरा हाथ यहां है, दोनों हाथ बराबर है। अब एक और मेरा छोटा हाथ हो, एक और मेरा बड़ा हाथ हो, तो थोड़ा अच्छा फील नहीं होगा ना, कोई मेरे को बोलेगा कि तेरी बॉडी इनकम्प्लीट है। तो इसी प्रकार से हम इसके स्थान पर हर किसी चीज को सेट नहीं कर सकते, वही चीज सेट करते हैं जो सेट हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सेट हो रहा है। बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। 10वां प्रश्न, समस्या आकृति, उत्तर आकृतियां सब हमारे सामने है। बच्चों बताओ क्या होगा उत्तर हमारा। लाइक और शेयर जरूर करें और लास्ट तक वीडियो को देखना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। भाई बात करते हैं इस प्रश्न में। यहां पर देखिए एक लाइन खींचते हैं हम, एक लाइन यहां खींचते हैं, इस प्रकार से एक तीर बनाते हैं और पीछे की साइड इसको काटते हैं। तो इस प्रकार की आकृति कौन से ऑप्शन में है, कौन सा चोर लेकर के जा चुका है हमारी इस आकृति को? भाई ऑप्शन नंबर डी देखिए, डी एकदम सही मैच कर रहा है ना इसका। तो ना तो हमारा ऑप्शन ए है, ना बी है, ना सी है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। भाई बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 11वां क्वेश्चन, समस्या आकृति और उत्तर आकृतियां दोनों हमारे को दिए गए हैं। बच्चों बताइए 11वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका उत्तर। चलिए बात करते हैं, इस प्रकार से एक आकृति बनाते हैं, ये रही, बीच में लाइन खींच दिया, इसको पूरे को काला कर दिया अपन ने, और यहां पर लाइनें ऐसी खींच दी। तो भाई कौन सी आकृति है जो एकदम इसकी मैच हो रही है? भाई कौन सी है, जल्दी से बताओ। चलो 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 चलो, ए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ना तो ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी गलती से ये लगा लिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ना तो हमारा ए है, ना बी है, और ना ही डी है। चलिए बच्चों 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न क्या कहता है, समस्या आकृति और उत्तर आकृतियां जल्दी से बताइए क्या होगा उत्तर हमारा। चलिए 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 बात करते हैं, यहां पर इसको सर्किल को पूरा करते हैं और ये डॉट 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 लगा लेते हैं। तो भाई कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, चलो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी लगभग सेम है, ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी मैच क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि बी में देखिए ये बाहर वाली जो लाइन है ये थोड़ी सी पतली है, लेकिन हमारे को थोड़ी जाडी लाइन चाहिए, मोटी लाइन चाहिए। तो मोटी लाइन कहां पर मिलेगी बच्चों? मोटी लाइन, ओके यहां पर देखिए अपने को ये थोड़ा सा इसने ना गलती से यहां बना दिया है, ये यहां पर नहीं बनाना था, इसने एक अलग अलग बना दिया। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। भाई बात करते हैं चौथे भाग के बारे में, फोर्थ पार्ट, मानसिक योग्यता। चलिए 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 बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 से 16, बाईं और 3 समस्या आकृतियां दी गई है, चौथी समस्या आकृति के लिए स्थान खाली छोड़ा गया है।
समस्या आकृतियां श्रृंखला में है, श्रृंखला को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर आकृतियों में से एक आकृति को चुनिए जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो बच्चों बताइए क्या होगा 13वें क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ। नहीं आ रहा है। 13वें का उत्तर होगा बच्चों, देखिए एक सीरीज बन रही है, एक श्रृंखला बन रही है। अब श्रृंखला क्या होती है कि 1 2 3 4, देखिए सबसे पहले स्टेप में कुछ और था, दूसरे स्टेप में उसका थोड़ा और मॉडिफिकेशन हुआ, तीसरे स्टेप में और मॉडिफिकेशन हुआ और चौथे में उसका और मॉडिफिकेशन होगा। लेकिन मॉडिफिकेशन ना तो ज्यादा हो ना कम हो, जो स्टेप नंबर 1 2 एंड इसमें हुआ है वही होगा इसके अंदर, फोर्थ के अंदर। तो भाई क्या होगा उत्तर बच्चों बताइए। देखिए सबसे पहले इसको रोटेट किया इस प्रकार से तो यूं घुमा, फिर से रोटेट किया तो ये हो गया, और फिर से रोटेट करते हैं तो क्या होगा, ये तीर यहां पर आ जाएगा और ये जो है गोला, ये गोला यहां पर आ जाएगा, ये वाला भाग यहां पर नीचे आ जाएगा और ये वाला भाग यहां पर ऊपर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कौन कौन बता रहा था बी, भाई सबका सही उत्तर है, भाई सबका सही उत्तर है, सबका सही उत्तर है बी। चलिए बाकी सब गलत हो गए हैं, बाकी सब गलत हो गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 14वें प्रश्न के बारे में, 14th क्वेश्चन के बारे में। भाई 14वें का उत्तर जल्दी से बताइए क्या होगा बच्चों, बताइए बताइए बताइए। देखिए सबसे पहले क्या था, यहां पर थोड़ा सा इसने नहीं दिया है, यहां पर ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। देखिए सबसे पहले स्टेप में क्या था, सिर्फ यूं आकृति बनी हुई थी, दूसरे में इसको ऐसे बढ़ाया, तीसरे में ऐसे बढ़ाया, तो चौथे में नीचे की साइड एक और आकृति बन जाएगी, या तो नीचे बनेगी या फिर किसी भी साइड में, इस साइड में मान लो आप एक और आकृति बनी, क्योंकि सबसे पहले मान लो यहां थी फिर यहां हो गई, तो अब तीसरे में यहां बनेगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही से लिखा नहीं है, क्योंकि अगर इसको सही लिखा होता तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमें मिल जाता, तो भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। 15वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। चलिए बात करते हैं 15वें क्वेश्चन के बारे में। 15वें क्वेश्चन में क्या हो रहा है बच्चों कि ये जो आकृति है यहां पर जो ये लाइन खींची गई है इसको यहां कर दिया गया, मतलब कि घुमा दिया गया, फिर ये माइनस यहां आ गया, गुणा यहां आ गया, जोड़ नीचे आ गया, फिर क्या किया गया, इसको फिर से घुमा दिया गया, माइनस उठकर यहां आ गया, गुणा उठकर नीचे आ गया और ये उठकर यहां आ गया। देखिए यहां पर आ गया। अब क्या होगा, अब ये गुणा उठकर यहां आ जाएगा, पॉजिटिव उठकर ऊपर आ जाएगा, मतलब कि इस साइड आ जाएगा, और ये माइनस उठकर यहां आ जाएगा, और ये जो यहां आकृति बनी ये यहां बन जाएगी। तो भाई क्या होगा, इस प्रकार की आकृति कौन सी बन रही है मेरी, भाई बन रही है जो है ऑप्शन नंबर सी। भाई किस किस का सी आ रहा था, एकदम सही उत्तर है भाई, मैच कर रहा है अपना आंसर, ठीक है। चलिए 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 बात करते हैं हमारे 17वें प्रश्न के बारे में। 17वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों, प्रश्न संख्या 17 से लेकर 20 तक जल्दी से बताइए। ये अर्चना कुमारी सी बता रही हैं, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। दीपा सिंह 15वें का ए, डेविड गेमर सी बता रहे हैं, नीमी चौहान सी बता रहे हैं, मुकेश शर्मा सी बता रहे हैं, विनोद कुमार, वाह 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 क्या बात है, सभी के सभी उत्तर बता रहे हैं। चलिए 17वें प्रश्न में क्या है भाई कि जो संबंध पहली और दूसरी आकृति में है वही संबंध तीसरी और चौथी आकृति में होगा। तो पहली और दूसरी में क्या संबंध है बच्चों, पहली आकृति में देखिए एक वृत्त दिया गया है, एक वर्ग दिया गया है और एक ट्रायंगल उसके अंदर उल्टा दिया गया है। लेकिन दूसरे में क्या किया गया कि ट्रायंगल को बाहर ले लिया और वो जो वृत्त था उसको भीतर ले लिया, मतलब कि जो सबसे भीतर थी उसको बाहर ले लिया, बाहर वाली को भीतर में ले लिया। तो यहां पर भी वही होगा, ये अंदर वाली जो आकृति है ये बाहर आ जाएगी और बाहर वाली आकृति अंदर आ जाएगी। तो क्या उत्तर होगा हमारा बच्चों, उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। भाई सी सभी का सही उत्तर है। बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। तो बताइए 18वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। भाई 16 मिनट हो चुके हैं और हमारे 18 प्रश्न 100 होने को आए हैं। बात करते हैं क्या होगा उत्तर बच्चों 18वें प्रश्न का। देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ये आकृति घूम रही है, तो घूमने के बाद ये ऐसे ऐसे घूम, मतलब कि यहां पर मान लीजिए कांच पड़ा है और कांच के आगे घूम गई तो बिल्कुल उल्टी हो गई। तो यहां पर भी आप एक कांच मान लीजिए तो ये इस प्रकार से उल्टी हो जाएगी। तो ये जो है इस प्रकार से होकर और ये घूम कर यहां आएगी तो ऊपर की साइड जाएगी यूं। तो भाई कौन सा उत्तर आ रहा है अपना ऑप्शन नंबर बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। बी एकदम करेक्ट आंसर है भाई, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। 19वें प्रश्न की बात करते हैं बच्चों, क्या होगा हमारे 19वें प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताइए।
19वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलिए बात करते हैं, यहां पर इसको घुमाया गया, जैसे ही घुमाया तो ये वाला घूम कर यूं हो गया, मतलब कि सीधा हो गया, और ये वाली लाइन भी सीधी हो गई, यूं हो गई। अब क्या करते हैं, इसको भी हम घुमाते हैं, मतलब कि इसको देखिए जो है यहां से घुमाकर यहां ले आए, मतलब कि 90 डिग्री के कोण पर घुमाया गया। इसको भी 90 के कोण पे घुमाएंगे तो ये आकृति यूं बन जाएगी, यूं बन जाएगी। तो 90 डिग्री के कोण पे घुमाया तो बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी का बी है तो बी एकदम सही उत्तर है भाई। बात करते हैं 20वें प्रश्न के बारे में। भाई 20वां प्रश्न हमें क्या कहता है, बात करते हैं। 20वें प्रश्न में बच्चों क्या दिया गया है कि यहां पर देखिए गुणा का चिन्ह है, फिर इस बॉक्स को पूरा कर दिया गया, मतलब कि ये लाइनों को एक्सपेंड कर दिया गया दूसरे में। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, अब तीसरा और चौथे में भी यही होगा, इनको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। तो जब इसको बढ़ा दिया गया तो कौन सी आकृति होगी भाई? बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई, जरूर करें। बात करते हैं भाग संख्या 6 के बारे में। इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये सारे वीडियो देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए। बात करते हैं भाग संख्या 6, प्रश्न संख्या 21 से लेकर 24 में समस्या आकृति के रूप में ज्यामितीय आकृतियां, यानी कि ट्राइंगल है, स्क्वायर है, सर्किल है, ये सब आपको दिया गया है का एक भाग बाईं ओर दर्शाया गया है, और दाईं और दूसरे भाग को उत्तर आकृति के रूप में ABCD के रूप में दिया गया है। भाई क्या हो रहा है यहां पर कि यह मान लीजिए एक पूरी आकृति है, एक कंप्लीट फिगर है, इसका एक पार्ट जो है यहां से काट दिया गया, ये पार्ट यहां से काट दिया गया। अब यहां पर कौन सा पार्ट मिल सकता है, A, B, C या D में से, वो हमें बताना है। भाई बड़ा आसान क्वेश्चन था। क्या करना था, यहां पर हमने इसको खींच दिया, फिर यहां से इसकी एक लाइन खींच दी। तो इस प्रकार की आकृति जहां कहीं पर भी बनेगी वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो भाई देखिए, मान लीजिए ये भी यहां पर नहीं है, तो यहां पर कुल मिलाकर ऐसी आकृति कौन सी बन रही है जहां पर ये काला करना है हमें। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है भाई, बहुत बढ़िया। बात करते हैं 22वें प्रश्न की। भाई बहुत से बच्चे किताबों में देख देख कर बता रहे हैं, मुझे पता है भाई, किताबों को मत देखो, आप खुद सोल्व करो, आप खुद इन क्वेश्चंस को सोल्व करो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब आप किताब में देख कर पढ़ोगे तो भाई यहां पर मैं कोई आपको मार्क्स तो वैसे भी नहीं दे रहा हूं, पास फेल तो वैसे भी नहीं कर रहा हूं। तो भाई प्रैक्टिस उस समय होगी जब आप क्वेश्चंस को गलत करते हो, फिर आप सोचते हो कि भाई मेरा गलत क्यों हो गया, देन आप उसका सॉल्यूशन निकालते हो, तो एग्जाम में वो गलती आपसे नहीं होगी। और आप अगर किताब में देख देख कर उत्तर बता रहे हो तो आपका गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, 22वें प्रश्न की बात करते हैं। भाई 22वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ। चलिए भाई, चलिए 22वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि यहां से ये गया, तो भाई ये आकृति कहां पर पड़ी है भाई, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होता है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बाकी सब गलत है। बात करते हैं 23वें प्रश्न के बारे में। बच्चों बताइए 23वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। 23वें का उत्तर देखिए भाई, इस लाइन को यहां से खींचते हैं स्ट्रेट, फिर सीधा इसको खींचते हैं, फिर यहां से इसको जो है हम और स्ट्रेट खींचते हैं। ये हो गई एक लाइन, ये हो गई हमारी दूसरी लाइन, और ये हो गई हमारी तीसरी लाइन। तो भाई ऐसी आकृति कौन सी बन रही है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। ए, बी और सी सब गलत है भाई। 24वें प्रश्न का उत्तर बताइए बच्चों, 24वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए बच्चों, 24वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 24वें प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताइए। चलिए बात करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके एंड इसको फिर नीचे से खींचते हैं एंड यहां पर सीधा खींचते हैं, तो ये यहां पर बन गया। अब ऐसी आकृति कौन सी बन रही है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, एकदम सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। भाई कौन कौन बता रहा है ऑप्शन नंबर सी, एकदम सही उत्तर है। इसके बाद आपके देखिए मैं मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर के आऊंगा शाम को 9 बजे, और अब आपको रोजाना ऐसे वीडियोस मिलेंगे। 2004 तक के सारे पेपर हम सॉल्यूशन करके आपको बताएंगे। 2004 तक जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन, मानसिक योग्यता, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। भाई बात करते हैं इसके बारे में, प्रश्न संख्या 25 से लेकर 28 तक क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर एक समस्या आकृति दर्शाई गई है,
और दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई है किसी दर्पण एक्स वाई के। देखिए यहां पर एक दर्पण रखा गया है, कांच रखा गया है, मिरर रखा गया है। इस मिरर में इस आकृति को कैसे देखा जाएगा, मतलब ये कैसे दिखेगी, ये हमें बताना है। तो भाई बच्चों देखिए बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए वैसे इसका एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा कि कांच के अंदर ए बी सी डी, ए बी सी डी, 1 2 3 4 अ ब स द क ख ग ड़, ये सब कैसे दिखते हैं। तो वो मैं आपको एक बार इतना आसानी से एक्सप्लेन कर दूंगा ना कि कभी गलती होगी नहीं, ठीक है। लेकिन वो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। कौन कौन चाहता है वो वीडियो, जल्दी से बताओ मुझे। चलिए बात करते हैं 25वें प्रश्न के बारे में। यहां पर ये जो एन है ये कांच के अंदर उल्टा हो जाएगा, मतलब ये जो एन यहां पर यूं दिख रहा है ये ऐसे हो जाएगा। ए जो है वो कभी भी जो है चेंज नहीं होता है, ए जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन यहां पर ये गलत दे दिया गया है, इसका सही ऑप्शन हमें नहीं दिया गया है। ए जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, इस प्रकार से हो गया। एफ जो है वो उल्टा हो जाता है इस प्रकार से। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लगभग मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, सिर्फ ए जो है ये सीधा होगा, ए जो है ये सीधा होगा। यहां पर ए को भी जो है गलती से किया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाए हैं, तो शायद नींद आ रही होगी उस समय मुझे और गलती हो गई, ठीक है। तो माफी चाहते हैं इस चीज के लिए। चलिए बात करते हैं 26वें प्रश्न के बारे में। 26वें प्रश्न में क्या होगा, समस्या आकृति और उत्तर आकृतियों के बारे में बात करते हैं। देखिए भाई बताइए 26वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इसको उल्टा करते हैं, उल्टा करते हैं तो क्या होता है, जेड का उल्टा इस प्रकार से, ये वाला चिन्ह यहां आ जाएगा, ये वाला चिन्ह इस साइड आ जाएगा और इस प्रकार से आकृति बन जाएगी। तो भाई कौन सा उत्तर मैच कर रहा है भाई, सी। सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। जिसने सी बताया एकदम सही बताया है। चलिए बच्चों बात करते हैं 27वें प्रश्न के बारे में। 27वें प्रश्न का उत्तर बच्चों जल्दी से बताओ क्या होगा 27वें प्रश्न का उत्तर। भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। और रोजाना आइए शाम 6 बजे और शाम 9 बजे। भाई बात करते हैं 27वें प्रश्न के बारे में। 27वें प्रश्न में देखिए यहां पर ऐसी की ऐसी आकृति फिर से बनाते हैं, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ये इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। ये वाला यहां आ जाएगा, क्योंकि ये घूमेगा तो इस साइड हमें मिल जाएगा। ये वाला जो है साइन ये यहां से घूमकर हमें यहां पर मिल जाएगा, और ये वाला जो है ये इस साइड हमें मिल जाएगा। तो भाई कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। भाई किस किस का सी आ रहा था, सी एकदम परफेक्ट आंसर है। सी किस किस का है भाई। चलिए चलिए बहुत ही बढ़िया, बाकी सब गलत हो जाते हैं। 28वें प्रश्न की बात करते हैं। भाई 28वां प्रश्न हमें क्या कहता है बच्चों, जल्दी से बताओ। चलिए 28वें में देखिए, इसको सीधा रखिए, पहले सीधा रखने के बाद इसको ऐसे खींचिए, फिर ये उल्टा हो गया तो यहां से घूमकर ये इधर आ जाएगा। चलिए तो ये इधर आ गया, और ये वाला जो है ये वाले इस साइड आ जाएंगे आपके, ये आ गए। तो भाई कौन सा उत्तर हमारे को देखने को मिल रहा है बच्चों, जल्दी से बताओ कौन सा उत्तर देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए, किस किस का ए आ रहा है भाई, एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, और बाकी सब के सब गलत हो जाते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं प्रश्न संख्या 29 से लेकर 32 तक, भाग संख्या 8, 8वां भाग हम देखने को जा रहे हैं। भाई लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और भाई किस किस को समझ में नहीं आ रहा है वो बताओ। भाई कोशिश पूरी करता हूं, भाई जितना अच्छा हो सके उतनी कोशिश करता हूं। अब काम भी बहुत ज्यादा पड़ा है ना आपके लिए, मैथ्स है, साइंस है, हिंदी, इंग्लिश, मॉडल पेपर, तो भाई थोड़ा फटाफट कर रहा हूं। कोई गलती होगी तो प्लीज मुझे माफ कर देना यार, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है भाई, बात करते हैं हमारे 29 से लेकर 32 तक। बाईं ओर समस्या आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह से पंच किया गया है, मतलब कि फोल्डिंग वाले क्वेश्चन है। ये कौन से क्वेश्चन है भाई, इसको फोल्डिंग वाले क्वेश्चन कहा जाता है, मोड़ने वाला, कागज को मोड़ने वाले क्वेश्चन ये है भाई, कागज को मोड़ने वाले क्वेश्चन। सॉल्व करें इसको, सॉरी 29वें प्रश्न की बात करते हैं। यहां पर क्या करना है, एक कागज को मोड़ना है। सबसे पहले मान लीजिए एक आपके पास कागज है, अब कागज मेरे पास है नहीं,
तो है क्या कोई कागज? एक कागज लेके दिखाते हैं आपको, ठीक है। मान लीजिए यह एक कागज है मेरे पास, ठीक है, एक स्क्वायर का कागज है, ठीक है। अब ये स्क्वायर वाला कागज मेरे पास पड़ा है। अब इस कागज को हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसने ऐसे मोड़ा, इसको कैसे, ऊपर की साइड मोड़ा, ठीक है। यहां पर देखिए इसने ऊपर की साइड मोड़ा है इसको, तो मैंने इसको ऊपर की साइड यूं मोड़ दिया, ये देखिए मोड़ दिया। अब ऊपर की साइड मोड़ने के बाद ये क्या कह रहा है कि हमने इसको इस साइड फिर से मोड़ दिया, तो भाई ये लीजिए मैंने इस साइड फिर से मोड़ लिया। अब इस साइड मोड़ देने के बाद ये क्या कह रहा है कि हमने इसको यूं, यहां देखिए, यहां पर इसमें देखिए ऊपर की साइड फिर से फोल्ड कर दिया। तो ऊपर की साइड फोल्ड किया मतलब कि इसको इस प्रकार से फोल्ड कर दिया गया, देखिए ये इस प्रकार से हमने फिर से इसको फोल्ड कर दिया। अब ऐसे फोल्ड कर देने के बाद क्या होता है कि इसने क्या कहा कि हमने इसके 3 छेद कर दिए, ऊपर की साइड 3 छेद कर दिए। अब 3 छेद हमने इसके किए हैं मान लीजिए, तो 3 छेद करने के बाद हम सबसे पहले ऐसे खोलते हैं। ऐसे खोलने के बाद क्या होगा, यहां पर जो 3 छेद थे वो 3 छेद यहां पर भी आएंगे। मेरा कहने का मतलब जब हम इसको पहली बार खोलते हैं इस प्रकार से, तो ये जो 3 छेद यहां पर किए गए थे ये 3 छेद यहां पर भी आ गए। फिर इसको इस साइड खोला, इस साइड खोलने पर क्या होगा कि ये जो 6 छेद यहां पर हुए थे वैसे वैसे 6 छेद हमें यहां पर भी मिलेंगे। फिर इसको नीचे की साइड खोलते हैं तो ये 6 छेद यहां पर होंगे, 6 छेद यहां पर भी होंगे। तो इस प्रकार से हमारी आकृति सी, भाई किस किस का सी आ रहा था, एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, बाकी सब हमारे गलत उत्तर है भाई। ओके बच्चों, चलिए 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 हम 30वें प्रश्न की बात करते हैं। 30वें प्रश्न में क्या किया गया, कागज का टुकड़ा लिया गया, एक पेज लिया गया, इसको सबसे पहले नीचे की साइड फोल्ड किया गया। भाई देखिए यहां पर नीचे की साइड फोल्ड किया गया है, तो नीचे की साइड इसको हम फोल्ड कर देते हैं। नीचे की साइड फोल्ड कर देने के बाद इसको इस और मतलब कि इस साइड फोल्ड किया गया, देखिए यहां पर इसको फिर से फोल्ड किया गया। अब फोल्ड किया गया मतलब कि इसको इस प्रकार से फोल्ड कर दिया गया। अब ऐसे फोल्ड करने के बाद क्या किया गया कि इसको यहां से काट दिया गया, देखिए इस प्रकार से इसको काट दिया गया। अब हम इसको खोलते हैं, जब खोलेंगे सबसे पहले ये यूं खुलेगा, यूं खुलेगा तो यहां पर जो आकृति थी वो आकृति यहां पर भी मिल जाएगी, मतलब कि यहां पर भी मिल जाएगी। फिर इसको ऊपर की साइड खोलते हैं तो ये वाली आकृति भी यहां मिलेगी और ये वाली भी मिलेगी, मतलब कि ऐसे हमारे को आकृतियां मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी, भाई किस किस का सी आ रहा था और समझ में आ रहा है ना सभी को, भाई आ रहा होगा, सभी को आ रहा होगा। ये भी हो गया हमारा भाई। और हम बहुत सारे कागज देखते हैं भाई, बहुत सारे फ्री के कागज पड़े मेरे पास, मजा आ गया आज तो। आज सब अच्छा अच्छा समझेंगे आपको, चारों क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे। ये एक पेज और फाड़ देता हूं मैं यहां से, चलिए है ना, चलिए 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 अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाते हैं भाई। लास्ट तक देखना, अच्छे अच्छे समझाऊंगा आपको। देखिए सबसे पहले जो है 31वें प्रश्न में सबसे पहले ऑप्शन में क्या किया गया कि इसको ऊपर की साइड सबसे पहले फोल्ड किया गया, यूं इसको फोल्ड किया गया। अब यूं इसको फोल्ड कर दिया। अब यूं फोल्ड करने के बाद इसने क्या किया है कि यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में नीचे की साइड फिर से फोल्ड किया गया। तो भाई नीचे की साइड ऐसे फिर से फोल्ड कर दिया मैंने इसको, ये रहा, ये रही मेरी आकृति। अब नीचे की साइड फोल्ड कर देने के बाद क्या हुआ बच्चों, इसको यहां से काट दिया गया। अब यहां से काटा तो जैसे ही ऊपर की साइड खोलेंगे तो ये वाली आकृति यहां पर भी बन जाएगी। जब इसको नीचे की साइड फिर से खोलेंगे तो ये दोनों की दोनों आकृति कॉपी हो जाएगी, कॉपी पेस्ट होता है ना वैसे कॉपी हो जाएगी। तो ये कॉपी हो गई यहां पर भी। तो कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। भाई किस किस का सी आ रहा था, एकदम सही उत्तर है बच्चों, सी जिसका आ रहा था एकदम सही उत्तर है। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना। बात करते हैं 32वें प्रश्न के बारे में। भाई बात करते हैं 32वें प्रश्न के बारे में। नया कागज ले रहे हैं। अब 32वें प्रश्न में क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ, उत्तर बताइए किस किस को आ रहा है। चलिए भाई चलिए चलिए चलिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये क्या हो गया, बफरिंग हो रहा है, रुक गया क्या वीडियो, एक सेकंड में देख लेता हूं। नहीं रुका तो नहीं है यार, चलो आ रहे हैं उत्तर आ रहे हैं। चलिए 32वें में सबसे पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में क्या किया गया, नीचे फोल्ड किया गया, भाई ये फोल्ड कर दिया मैंने। फिर इसको इस साइड फोल्ड किया गया, तो भाई ये रहा, इस साइड मैंने फोल्ड कर दिया इसको, ये रहा भाई। फिर इसको काट दिया ऐसे। तो जैसे कि मेरे पास कैंची अभी है कि नहीं है, नहीं है कैंची, कैंची होती तो मैं आपको सही से काट के दिखाता। देखिए इसको यहां से ऐसे काट दिया गया, ठीक है। अब काटने के बाद ये बोल रहा है नीचे की साइड से और काटो इसको। तो चलिए भाई नीचे की साइड से और काट लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये काट दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है इसको खोलो, तो सबसे पहले यूं खोला फिर इसको यूं खोला। तो बच्चों क्या बना, कैसी आकृति बनी, ऑप्शन नंबर, बच्चों बताइए क्या होगा उत्तर,
भाई किस किस का आ रहा था ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यार, मुझे तो मिल ही नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होता है भाई, ऑप्शन नंबर ए, बाकी सब गलत होते हैं। चलिए चलिए बच्चों, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलिए 9वें भाग के बारे में बात करते हैं। 9th पार्ट क्या कहता है हमारे को भाई, ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ये पेपर मैं आपके लिए रख रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन समझाने के लिए बहुत बेस्ट है। बच्चों बताइए क्या कागज मोड़ के बताऊं तो सबसे अच्छा है ना, कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन हो रहा है अपना। चलिए भाई नेक्स्ट में यही यूज करेंगे अपने लिए, ठीक है। चलिए 33वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। समस्या आकृति दी गई है, उत्तर आकृतियां भी हमें दी गई हैं भाई। 33वें प्रश्न से लेकर 36वें तक क्या है अपने पास कि भाई और समस्या आकृति दी गई है और कागज के टुकड़े दिए गए हैं। अब कागज के कुछ ऐसे टुकड़े दिए गए, मान लीजिए फटा हुआ कागज ऐसे है हमें दे दिया गया है। अब ये कह रहा है कि इन टुकड़ों को मिलाकर कौन सी आकृति बना सकते हो आप, ये बताओ। इन सबको जोड़कर कौन सी आकृति बना सकते हो, तो यही हमसे पूछा गया है। बड़ा आसान है ना भाई, इसको हम जोड़ेंगे, हाँ भाई ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है। तो इसी प्रकार से यहां पर वही कॉन्सेप्ट करना है। क्या करना है, इसका एक सिंपल एंड शॉर्टकट जो मैंने आज तक हर बच्चे को बताया है और बच्चे ने 4 के 4 क्वेश्चन सही किए। क्या है, जितने भी आपको टुकड़े दिए गए हैं ना उनको एक नाम दे दो। इसका नाम दे दिया 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, सबको नाम दे दिया। अब आप चेक कीजिए कि ये चारों के चारों किसके अंदर है। देखिए पहले ऑप्शन में एक भी नहीं है, ना तो 1 है ना 2 है, कोई है ही नहीं, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे के अंदर भी नहीं है। तीसरे की बात करते हैं, तीसरे में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तीसरे में है, तीसरे में कैसे है, तो चलिए यार यहां पर तो मुझे सबके सब गलत लग रहे हैं, सारे ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखिए ये जो है चौथा, ये यहां पर नहीं दिया गया है एंड ये यहां पर थोड़ा सा इसको और खींचना चाहिए था, नहीं खींचा है। तो लगभग हमारा सी सही है ना, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है। मैं इस क्वेश्चन को गलत मानता हूं, क्योंकि मान लीजिए कि पहला हमें यहां पर मिल गया, दूसरा हमें यहां पर मिल गया, सॉरी पहला और तीसरा हमें यहां मिल गए, दूसरा हमें यहां मिल गया, लेकिन ये चौथा नहीं है। चौथे में क्या है, देखिए आकृति पहले 2 लाइनें सीधी है, फिर इसको काटा गया है, फिर इसको काटा गया, लेकिन इसने सीधा जोड़ दिया है ना। तो लगभग ये सही है। लेकिन आपको एग्जाम में खाली नहीं छोड़ना है। मान लो क्वेश्चन गलत है, लेकिन जो लगभग सेम है ना उसका उत्तर आप डाल दो, तो ये हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। भाई बात करते हैं 34वें प्रश्न के बारे में। 34वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों, 1 2 3 कहां पर मिल रहे हैं, 1 2 3 करेक्ट आंसर। बस इतना ही तो था, बाकी सब गलत हो जाते हैं। अरे यार बाकी सब गलत क्या हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में भी हमारे को वो की वो चीज मिल रही है। तो भाई कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जहां पर क्या होता है कि हाँ देखिए ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसी में ये सब दिया गया था। तो एक्चुअली मान लीजिए कि आपको ये दे दिया गया कि आप घुमा नहीं सकते, तो एक बात अलग है, लेकिन यहां पर दोनों के दोनों सेम हो रहे हैं ना, तो आप कोई भी एक का आप टिक कर दो, दोनों के दोनों टिक मत करना, एक टिक कर दो, आपका उत्तर सही माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बी भी सही है और सी भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि सारे के सारे मैच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 35वें प्रश्न की बात करते हैं बच्चों, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अब आपके सामने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। वो है निहित आकृति, वो मैं बताऊंगा, लेकिन 35वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। समस्या आकृति और उत्तर आकृतियां दोनों आपके सामने दी गई है बच्चों। क्या होगा उत्तर, जल्दी से बताओ, 1 2 3। चलिए क्या होगा, कौन सा मैच कर रहा है बच्चों, 1 और ये 2 और ये 3। देखिए मैच हो रहा है ना सबकी सब, 1 2 3 आप चेक कर लीजिए, सबके सब मैच हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, बाकी सब गलत होते हैं। भाई बात करते हैं 36वें प्रश्न के बारे में। इस भाग का लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इसको जोड़ दीजिए। सबसे पहला भाग हम ये इसको सबसे पहला भाग मानते हैं, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग। तो भाई पहला भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा, तीसरा भाग ये रहा। भाई मिल रहे हैं सारे के सारे भाग, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, बाकी सब गलत 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 गलत। चलिए बात करते हैं भाग संख्या 10, निहित आकृति, जिसको हम एम्बेडेड फिगर कहते हैं। एम्बेडेड फिगर बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। निहित आकृति, छुपी हुई आकृति, छुपन छुपाई खेलते हो आप, वही चीज है।
जब छुप जाती है, ये एक आकृति है जो इनमें से किसी के अंदर छुपी हुई है, तो पता करके बताना है कि छुपी कहां पर है। ठीक है, तो ये बताते हैं कहां पर छुपी हुई है ये आकृति, जल्दी से बताओ बच्चों। चलिए 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 बताते हैं, इसका उत्तर हमारे होगा, देखिए ये आकृति आपको देखिए बहुत जगहों पर मिल सकती है। ये आकृति आपको इसके अंदर भी यहां पर मिल सकती है, इसके अंदर भी बहुत से बच्चे बोलेंगे सर यहां पर देखिए यहां पर मिल रही है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां पर मिल रही है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां पर मिल रही है। लेकिन आप गलत हो यार, मैं भी गलत हूं यहां पर, क्योंकि ये नहीं है ऑप्शन हमारा ए ही सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमें ऐसी आकृतियों में एक चीज देखनी है, भले ही ये एफ बन रहा है लेकिन देखिए इसके नीचे वाली लाइन कितनी लंबी है और ऊपर वाली छोटी है। यहां पर आप देखिए ये भी बराबर है, दोनों लाइनें बराबर है, ये देखिए ये और ये बराबर है, यहां पर भी दोनों बराबर है, यहां पर भी दोनों बराबर है। लेकिन यहां पर तो आप देखो ना यार, सही से देखो, ये वाली छोटी है और ये वाली लाइन बड़ी है, तो ये यहां पर ही मैच हो रहा है। देखिए ये छोटी है, ये बड़ी है, तो भाई ए किसका आ रहा था? एकदम सही उत्तर है भाई। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ABCD सब उत्तर आ रहे हैं, क्या करूं? अरे सब नहीं आ रहे हैं, वो गलती है हमारी, तो इसी गलती के लिए, इसीलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही से देखना इनको। 38वें प्रश्न की बात करते हैं भाई, 38वें प्रश्न की बात करते हैं। क्या कहता है हमारा 38th क्वेश्चन, 38वां प्रश्न क्या कहता है? चलिए 38वां प्रश्न 33rd का गलत बता रहा है। कौन बता रहा है भाई? 33rd का गलत बता रहा है मुझे। 33rd क्वेश्चन कौन सा था बच्चों? एक बार फिर से देखते हैं। एक बच्चा है जो मुझे कह रहा है कि बस सर 33rd क्वेश्चन का आपने गलत बता दिया। अच्छा 33rd का, हाँ वो तो मैं कह ही रहा हूं ना कि 33rd क्वेश्चन खुद ही थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन गलत है तो हमें तो कोई ना कोई उत्तर देना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं। ठीक है, चलिए ये कहां पर छुपा हुआ है बच्चों, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए ये आकृति कहां पर छुपी हुई है? कहां पर आप देख सकते हैं भाई? ये रही, देखिए यहां से लेकर यहां भी मिल सकती है, यहां से लेकर यहां भी मिल सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी सब गलत गलत गलत। 39वां प्रश्न भाई, अब ये दो प्रश्न बचे हुए हैं, इनके बाद मैं आपके क्वेश्चंस देखूंगा, आपके डाउट्स का आपको सॉल्यूशन दूंगा, तो 15-20 मिनट आपको शायद मिल जाएंगे बातचीत के लिए। ठीक है, तो समस्या आकृतियां, उत्तर आकृतियां। भाई बात करते हैं सबसे पहले, ये कहां पर छुपी हुई है बच्चों? ऑप्शन नंबर, ये देखिए ये रही मछली के अंदर, ये रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए भाई, बाकी सब गलत गलत गलत। बात करते हैं 40वां और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन। भाई क्या कहता है हमारा लास्ट क्वेश्चन? ये जेड जैसी आकृति कहां पर बनी हुई है? भाई जेड जैसी आकृति तो ये रही, कहां छुप रही है? पकड़ लिया इसको, ये रहा, डी करेक्ट आंसर है भाई। इसके अलावा कोई भी हमारा उत्तर नहीं होगा, बाकी सब गलत। ओके बच्चों, अब बताओ कौन सा प्रश्न फिर से समझाऊं? समझ में नहीं आया वो बताओ आप, वही आपको समझाएंगे वापस एक बार। मैं वेट कर रहा हूं आपके प्रश्न का, कौन सा आपको समझ में नहीं आया वो मैं आपको फिर से समझाता हूं। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आया वो समझाता हूं। भाई लाइक जिसने नहीं किया यार, प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दो, क्योंकि रोजाना आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे, और मैथ्स के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप मेरे को बार बार बोल रहे हो, वो सारे क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। आज शाम 9 बजे फिर मिलूंगा मैं आपके सामने मैथ्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो कि 2019 में आपसे पूछे गए थे। तो भाई जल्दी से बताओ किसको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जल्दी से बता दो। जो सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वही उत्तर मैं आपको बताऊंगा। चलिए बच्चों जल्दी से बताइए, बच्चों जल्दी से बताइए। चलिए 33rd देखिए, 33rd में आपको समझा चुका हूं, 33rd क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूं। 33rd में कुछ नहीं है बच्चों कि यहां पर थोड़ी सी क्वेश्चन में ही गलती दे दी गई है, क्वेश्चन खुद थोड़ा सा गलत दे दिया गया है, क्योंकि यहां पर जो है आप देखिए भाग संख्या, यहां पर मैंने इसको नाम दे दिया था, है ना, यहां पर मैंने इसको नाम दिया था 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, इसका नाम दे दिया।
अब 33rd में देखिए ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो यहां पर पहला भाग भी मुझे मिल रहा है, तीसरा भाग भी मुझे मिल रहा है, दूसरा भाग भी मुझे मिल रहा है, लेकिन पहला भाग सॉरी जो चौथा भाग था ये मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि चौथे की जगह पर मुझे ये वाला भाग दे दिया गया, बल्कि मुझे भाग कुछ इस प्रकार से मिलना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा यहां पर गलत दे दिया गया, या तो फिर यहां पर या ये गलत दे दिया गया, इसकी जगह अगर ये होता तो हमारा ये सही उत्तर हो जाता। तो भाई सिर्फ थोड़ी सी गलती है और कुछ नहीं है, क्वेश्चन की गलती है, आप कंफ्यूज मत हो। 49वां प्रश्न फिर से बताओ, ठीक है 49वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है 49वां प्रश्न? अरे भाई 49वां प्रश्न तो है ही नहीं, मजाक कर रहा है। चलो 40 नंबर बताते हैं। 40 नंबर क्या है बच्चों? देखिए जेड, जेड कहां पर छुपा हुआ है बच्चों? देखिए जेड कुछ बच्चे यहां पर देख रहे हैं, लेकिन यहां पर देखिए जेड यहां तक तो पूरा हो रहा है, लेकिन ये वाली लाइन जो है ये वाली यहां पर नहीं है, इस कारण से ए नहीं होगा। यहां पर जेड मिल नहीं रहा है तो ये भी नहीं होगा, यहां पर मिल नहीं रहा है बल्कि यहां पर हमें जेड मिल रहा है, तो इस कारण से यहां पर ये डी हमारा सही उत्तर हो जाता है। बताइए बच्चों और किस किस को समझ में नहीं आया? 32वां प्रश्न, भाई 32वें क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है 32वें में? अच्छा 32वां नहीं आया, हाँ भाई ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो ये तो भाई मैंने आपको बताया ही था, ये रहा देखिए 32वें में क्या है, ये एक पेपर है, सबसे पहले इसको नीचे फोल्ड किया, फिर इसको इस साइड फोल्ड किया, फिर इसको ऐसे काटा हमने, देखिए मान लीजिए यहां से हमने इसको काट दिया, फिर ऐसे फिर से नीचे से काट दिया इसको, तो फिर क्या बचा पीछे? ये रहा भाई, सेम आकृति बन रही है, तो ये रही हमारी ऑप्शन नंबर ए वाली एकदम सही आकृति। क्या है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बच्चों जल्दी से बताओ 11वां प्रश्न एक बार फिर से बता दो, ठीक है 11वां बता देते, 11वें में क्या है? चलिए 11वां ये रहा। अरे भाई कुछ नहीं है 11वें में, ये सेम आकृति हमें बनानी है भाई। देखो सेम की सेम आकृति कौन सी है, ऐसी कैसी भाई? यहीं पर तो है, कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है? ये रही, क्योंकि इसकी उल्टी हो जाएगी, यहां पर ये ब्लैक हो जाएगा और ऊपर की साइड मतलब कि इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। ओके बच्चों 48वां प्रश्न है नहीं भाई, 29वें प्रश्न की बात कर देते हैं एक बार, बहुत से बच्चे 29वां प्रश्न पूछ रहे हैं। चलिए तो 29वां प्रश्न, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले ऊपर ले गए, फिर इस साइड फोल्ड किया, फिर हमने इसके अंदर 3 छेद किए, वापस जैसे ही खोलते हैं तो 3 छेद जैसे ही खोलते हैं तो 3 छेद यहां थे, 3 छेद यहां आ गए, फिर 3 छेद यहां आ गए, 3 छेद यहां पर भी आ गए। ओके बच्चों, और अच्छा ये यहां पर 3 छेद, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर था बच्चों, ठीक है। चलिए मोराटी बड़े कह रहे हैं कि योर टीचिंग इज वेरी नाइस, वेरी वेरी थैंक यू बच्चों। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जितना बेस्ट कर सकूं आपके लिए बेस्ट करूं भाई, क्योंकि कचरा करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं चाहूं तो पर डे के आपको 25 वीडियो दे दूं, लेकिन आप जानते हैं कि जहां पर क्वांटिटी ज्यादा होगी वहां पर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। अब आप खुद सोचिए कि मैं अगर बोल दूं कि आज आपको 20 चैप्टर पढ़ने हैं, तो आपको पता है कि आप 20 चैप्टर पढ़ तो लोगे, लेकिन याद ज्यादा नहीं रहेगा। और अगर मैं कहूं सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है तो आप इतना उसको घोट के पी जाओगे जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो वही मैं कर रहा हूं, उसी चीज को फॉलो कर रहा हूं कि भाई जितना हो सके यार बच्चों को, अगर हम कंटेंट दे ही रहे हैं, बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं तो अच्छा पढ़ाएं। ओके भले समय थोड़ा ज्यादा लेंगे, लेकिन बच्चे कल को ये तो ना बोले कि सर क्या पढ़ा दिया फालतू का, यार हमारा समय खराब कर देगा। क्योंकि पैसा हर कोई देता है, पैसा हर किसी के पास, लेकिन समय नहीं है ना, और समय कोई अपना या किसी का खराब नहीं करना चाहता। तो मैं भी आपका समय खराब नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए जो भी दूंगा बेस्ट दूंगा, ताकि आपने अगर 5 मिनट भी मेरा वीडियो देख लिया तो 5 मिनट में जो भी आपने पढ़ा बस समझ में आ गया। यही कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है भाई। और किस किस का क्वेश्चन है, डाउट है, जल्दी से पूछ लो फिर हम। 40वां समझ में नहीं आया सर, जिग्ना मेहता, यार हर बच्चे की डाउट का सॉल्यूशन हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप सब हमारे लिए इक्वल है, एक जैसे हैं, ठीक है भाई। 40वें में जेड है, देखिए इस प्रकार की आकृति यहां पर देखिए फाइनल में मिल रही है हमारे को, और कहीं पर भी नहीं मिल रही है, इस कारण से हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक है बच्चों। थैंक्स सर। औसत उम्र मेरी क्या है? मेरी उम्र औसत कैसे हो गई भाई? देखिए मेरी उम्र 21.5 साल, 21 साल 6 महीने का हूं मैं, ठीक है। जुलाई में मेरा बर्थडे है भाई, कौन कौन विश करने वाला है जुलाई में? इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दीजिए सभी, है ना। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो फॉलो कर दीजिएगा सभी मुझे इंस्टाग्राम पर, है ना।
देखते हैं कौन कौन फॉलो करता है मुझे इंस्टाग्राम पर, क्योंकि वहां पर भी मैं बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट डालता हूं वैसे। और गूगल प्ले स्टोर पर भाई रेटिंग सब दे देना यार, 5 स्टार, आपके 5 स्टार की हमें जरूरत है। तो प्लीज जाइए, ऑलराउंडर बीएसएस सर्च कीजिए, और हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर फुल कोर्स आपको दे रहे हैं, तो फुल कोर्स भी आप ले सकते हैं, ई बुक भी आप ले सकते हैं, पेपर्स भी आप ले सकते हैं, और एटलीस्ट 5 स्टार की रेटिंग तो आप दे ही सकते हैं। ठीक है बच्चों, नाइस चैनल, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब देखिए बच्चों, मैं थोड़ा सा, मेरा कुछ काम है, मुझे थोड़ा हॉस्पिटल की साइड जाना है, क्योंकि थोड़ा 2 दिन से जुकाम हो रहा है। फिर मैं शाम को 9 बजे फिर से मिलूंगा, ठीक है? तो शाम को 9 बजे आना, हम गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैथ्स के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 30 का गलत है भाई, 30वां क्वेश्चन बच्चे गलत बता रहे हैं भाई, एक बार देख लेते हैं, क्या पता मैंने गलती की हो, इंसान हूं मैं भी भाई, ठीक है? नहीं नहीं बच्चों, नहीं 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 नहीं, 30वां गलत नहीं है, 30वां क्वेश्चन गलत नहीं है जी, नहीं है गलत, मेरा सही है उत्तर, ठीक है? नाइस टीचिंग, वेरी गुड, थैंक यू डियर, आप सभी का साथ है, आप सभी का सपोर्ट है, डेट्स वाई हम काम कर रहे हैं। 33 26, देखिए 33वां क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं कि क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, और 26वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 26वें क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है बच्चों के, अरे यार 26वें में क्या है यार, देखो सिंपल सा है, ये जेड उल्टा हो गया तो उल्टा होता ही ऐसे हो जाएगा, फिर ये वाला चिन्ह यहां से घूमकर यहां आ जाएगा, क्योंकि कांच में क्या होता है कि दूरी बदल जाती है, लेकिन चीज वो की वो रहती है, तो ये दूरी बदल जाएगी, ये उठकर यहां आ जाएगा, तो ये यहां आ गया, और ये नीचे की साइड वाला इस साइड आकर गोला बन गया। तो भाई एकदम सिंपल सी प्रोसेस है, हमारा उत्तर सी एकदम सही उत्तर हो गया। ओके बच्चों, 40वें का गलत है, सी होना चाहिए था यार। ये बच्चों आपने कहां से कोचिंग ले लिया है, गलती मेरी भी नहीं है, बच्चों की भी नहीं है, क्योंकि बच्चों को जो समझाया गया बच्चे तो वही सीखते हैं, वही समझते हैं भाई। ओके चलिए, यहां पर एक्चुअली बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि 40वें का सी होगा, जी हां, यहां पर सी भी हो सकता है, लेकिन यहां पर आप देखिए कि मैंने जो उत्तर बताया क्या वो गलत है, मैंने जो उत्तर बताया क्या वो भी गलत है, ये भी तो सही है ना। तो कहीं ना कहीं जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जहां पर 2-2 ऑप्शन हमारे को सही मिलते हैं। तो जो आपकी आंख सबसे पहले कहां पड़ती है, किस ऑप्शन के ऊपर आपकी आंख पड़ती है, जो कि आपको सही लगता है उसको चूज कर लो, ठीक है? अब यहां पर देखिए सी भी हो सकता है, क्योंकि यहां से ये देखिए सी मिल रहा है मुझे, सी भी मुझे मिल रहा है, और यहां पर मुझे ये भी मिल रहा है। बच्चों बताइए कौन इसको गलत बता रहा है, बताओ कौन डी को गलत बता रहा है, बताओ? डी भी तो गलत नहीं है ना, मैं इसको मानता हूं सही, लेकिन मैं सी को भी मानता हूं सही, तो भाई दोनों सही है, लेकिन क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं गलती है, इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। 40वां क्वेश्चन, हाँ भाई क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत दे दिया गया है, बाकी डी, और क्योंकि डी में भी वो की वो चीजें देखिए, डी में भी यहां पर मिल रहा है, ये देखिए डी में भी ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, तो दोनों जगह पर मिल रहे हैं, ठीक है? 20 का गलत है, चलिए 20 का भी बात कर देते हैं। देखिए गलत आप बोल सकते हो, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं अपना आपको रिस्पॉन्ड दे रहा हूं। 20 का कैसे गलत है भाई, क्योंकि 20 में मैंने क्या बताया है कि ये इसको पूरा कर रहा है, ये इसको पूरा कर रहा है, ऑप्शन नंबर ये जो है हमारा दूसरे फिगर में, तो तीसरे और चौथे में क्या होगा, ये भी पूरा होगा, बस ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। क्या हो रहा है, सही तो है, ठीक है? चलिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बीएस सोलंकी सर सुपरस्टार, अरे वाह। बच्चों देखिए जो भी क्वेश्चन बताए हैं एक भी गलत नहीं है, सारे आंसर एकदम सही बताया मैंने, सटीक आंसर आपको बताया है। अब कुछ क्वेश्चन अगर गलत आ गए हैं, कुछ क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सेम दे दिए गए हैं, तो वहां पर आप दोनों में से कोई भी चूज कीजिए, लेकिन छोड़ना एक भी नहीं है, ठीक है? चलिए कंफ्यूजन मत होना। ये अजय तिवारी कह रहे हैं आपको हमेशा बुखार क्यों हुआ रहता है? हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अच्छी हेल्थ के लिए काम छोड़ना पड़ेगा, एंड अच्छी जो हम किसी की हेल्प करते हैं उसको छोड़ दो, फ्री रहो, मस्त रहो, सोते रहो, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आप ज्यादा काम करते हैं, वर्कलोड ज्यादा है, देन आपको अपनी अच्छी हेल्थ को खोना पड़ेगा। मेरे साथ भी वही हो रहा है,
मैं अकेला सब कुछ आपके लिए काम कर रहा हूं, मॉडल पेपर हो गया। अब आप सोचिए, आपको बहुत से कोर्सेज मिल रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन, ठीक है, लेकिन ऑलराउंडर बीएसएस ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी आपके लिए इंग्लिश मीडियम का सेपरेट कोर्स, हिंदी मीडियम का सेपरेट कोर्स, 6th का कोर्स अलग, 9th का कोर्स अलग, 4 कोर्सेज एक साथ लेकर के चलना, एक ही चैप्टर को 2 बार 3 बार रिपीट करना, ये हमने किया है। मैं चाहता तो कचरापंथी, मतलब कि सबको एक साथ में समझा दो, चाहे वो बच्चा हिंदी मीडियम का हो, चाहे वो बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो। अब बच्चों को कंफ्यूजन कि यार ये क्या बोल रहे हैं, ये कैसे शब्द, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश से हैं उनको हिंदी के वर्ड से दिक्कत, और जो बच्चे हिंदी से हैं उनको वहां से दिक्कत। तो इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया कि दोनों के लिए अलग अलग मीडियम लेकर के आऊं, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे और बच्चों को दोनों वीडियो दिए, ठीक है। तो इस कारण से मुझे थोड़ा बुखार रहता है, ठीक है। चलो चलो, बहुत ही अच्छा बच्चों, जय हो सर, जय हो, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे सर। मेरा बर्थडे अभी नहीं है, जुलाई में है, जुलाई में मिलना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और ऐप को 5 स्टार की रेटिंग देना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और बाकी हम तो भाई बैठे ही हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो 7 बज चुके हैं, अभी मैं घंटे 1.5 घंटे में आपके जो 20 क्वेश्चन है इंपोर्टेंट 2019 में जो जवाहर नवोदय विद्यालय में मैथ्स के पूछे गए थे, वो मैं लेके आऊंगा रात को 9 बजे, आप सभी को मिलना है। चलिए बच्चों, थैंक्स अलॉट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बात करते हैं सबसे पहले 41st क्वेश्चन के बारे में। 41st क्वेश्चन में क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, अपने को सिंप्लीफाई करना है। इसको क्या करना है, सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा, 15 को 2 के साथ गुणा किया, 15 दूनी 30, 30 और 1 31, तो 31 बट्टा में 2 आ गया, माइनस का चिन्ह है, कोष्टक आ गया। और यहां पर आप देखिए 5 को 5 से काट दिया, इसको यहां पर देखिए आपको मिलेगा 3, क्योंकि मैंने 4 से काटा, यहां पर आ गया 2, तो 3 बट्टा में 2 ये आ गया, प्लस में क्या है बच्चों 7 यहां पर है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 4 और 3 7, 7 बट्टा 2, तो 7 बट्टा 2, 7 से 7 कैंसिल, पीछे बच गया, यहां पर देखिए 4 आ गया ना, 4 है, ठीक है, 4 एकम 4 और 3 7, 7 बटा 4 आ गया, 4 कट गया तो पीछे 4 बच गया, अब 4 ये बच गया माइनस, और यहां पर मल्टीप्लाई में 2 मिल गया मेरे को। अब 31 बट्टा 2 यहां पर दिया हुआ है, माइनस में हम क्या करते हैं बच्चों, क्या मिलेगा मेरे पास, 3 बट्टा 2 में 4 को जोड़ दीजिए। अब 3 बट्टा 2 यहां पर 3 बट्टा 2 के साथ 4 को जोड़ दिया, मल्टीप्लाई में करना है 2 मेरे को। अब पीछे क्या बचा मेरे पास, 31 बट्टा में 2, माइनस में देखिए आप 1 यहां पर मैंने ले लिया, 2 आ गया एलसीएम, 2 का भाग दिया 3 आया, 2 का भाग दिया 8 आ गया, अब गुणा में आ गया मेरे पास 2, तो 31 बट्टा में 2 माइनस 11 बट्टा में 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, पीछे बचा 11, तो 31 बट्टा 2 में से 11 को माइनस कर दीजिए, आपने यहां पर 1 मान लिया, 2 आ गया, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 2 का भाग दिया 31 आया, 1 का भाग दिया 2 आया, 2 को 22 से गुणा किया, सॉरी 2 को 11 से गुणा किया तो 22 आ गया, पीछे बच गया 9 बट्टा में 2, दैट इज आवर आंसर। ओके बच्चों, आपको समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं 42वें प्रश्न के बारे में। भाई 42वां प्रश्न बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बात करते हैं, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 एवं 5 के गुणज वाली संख्याएं होगी, जो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनमें 3 और 5 वाली 3 और 5 की मल्टीपल्स कौन कौन सी, मतलब कि कितनी संख्याएं हैं वो हमें बतानी है। इसके लिए क्या कीजिए आप, इनकी मल्टीपल्स का मतलब क्या है बच्चों, इनके मल्टीपल्स का मतलब सबसे पहले आप इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है 15, क्योंकि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, लसअप, भाई लसअप हमें फाइंड आउट करना है। भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बात करते हैं, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 15, अब 15 1 हो गया, अब इस 15 को 2 से गुणा कीजिए 30, उसको 3 से गुणा कीजिए 45, उसको 4 से गुणा कीजिए 60, 5 से गुणा कीजिए 75, 6 से गुणा कीजिए 90। अब इससे ज्यादा इसके मल्टीपल 100 से बिलो नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6, भाई 6 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ गया। भाई किस किस को समझ में नहीं आया बता दीजिए, एक बार फिर से समझा देते हैं। डी 6 हमारा सही उत्तर हो गया, क्योंकि सबसे पहले आप क्या कीजिए 3 और 5 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कीजिए।
फिर उसको 2 से गुणा कीजिए, 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे ऐसे करते करते गुणा कीजिए, 100 तक पहुंच जाइए। अब देखिए यहां पर 90 तक पहुंच गए हैं। अब अगर मैं 15 को और मल्टीप्लाई करता हूं तो 105 हो जाता है, जो कि 100 से ज्यादा है, लेकिन हमें 100 से ज्यादा जाना नहीं है, 100 से बिलो रहना है। दैट इज हमारा आंसर 6 हो गया। ओके बच्चों, समझ में आ गया? चलिए बात करते हैं 43rd क्वेश्चन के बारे में। बच्चों बताइए 43rd क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए जिस जिसको समझ में नहीं आया उसको लास्ट में एक बार फिर से समझाने की कोशिश होगी। हाल फिलहाल एक बार 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? शून्य एक विषम संख्या है, 0 इज एन ओड नंबर। शून्य एक सम संख्या है, 0 इज एन इवन नंबर। शून्य एक अभाज्य संख्या है, 0 इज अ प्राइम नंबर। 0 इज नेदर ओड नेदर नॉर इवन नंबर। 0 ना तो विषम संख्या है ना ही सम संख्या है। भाई यही हमारा करेक्ट आंसर है, 43rd का डी होगा, क्योंकि 0 ना तो सम संख्या है ना विषम संख्या है, लेकिन हाँ जिस संख्या के एंड में 0 है वो एक सम संख्या है, वो एक इवन नंबर है, लेकिन 0 इटसेल्फ नॉट एन इवन नंबर, नॉट एन ओड नंबर। इस चीज के बारे में ध्यान रखना, 0 ना तो सम है ना ही विषम है। चलिए 44th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 44वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। क्या कहता है हमारा 44वां प्रश्न? तो आइए बच्चों 44वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों, बात करते हैं 44th क्वेश्चन। एक आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो इस क्वेश्चन को यहां से पढ़ लेना, मैं ये क्वेश्चन यहां से पढ़ रहा हूं, फिर इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, मतलब कि चाल स्पीड है, ठीक है, से दौड़ता है, तो वह अपने गंतव्य मतलब कि अपने लक्ष्य की ओर, जहां पर उसे पहुंचना है, डेस्टिनेशन, वहां पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है, 10 मिनट लेट पहुंचता है। और अगर वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वह कितनी दूरी पार करता है, मतलब कि कितनी दूर तक जाता है? भाई ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। भाई किस किस को इसका उत्तर आ रहा है सबसे पहले वो मुझे बता दो। बहुत से बच्चे 35 किलोमीटर बता रहे हैं। भाई देखिए, वो व्यक्ति अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो मान लीजिए उसको x मिनट में उसको पहुंचना है, उसको x मिनट में पहुंचना है, लेकिन जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब कि x प्लस 10 मिनट, मतलब कि x मिनट तो उसको लेने थे लेकिन 10 मिनट उसने ज्यादा ले लिए, तो x प्लस 10 मिनट में वो पहुंचता है। और उसकी जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब ये है मेरे पास मिनट, तो मिनट को मैं घंटों में बदलता हूं तो मैं 60 का भाग दे देता हूं, ये घंटे हो गए। अब ये हो गया उसका समय कि इतने समय में वो पहुंचता है, और ये हो गई उसकी स्पीड जो कि है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैंने आपको एक सूत्र बताया था, जो दूरी होती है, दूरी जो होती है मतलब कि डिस्टेंस, वो होता है चाल गुणा में समय। चाल गुणा में समय मतलब कि स्पीड और समय दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको लास्ट तक देखना सभी, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए x मिनट में उसे पहुंचना था बच्चों, उसको x मिनट में पहुंचना था, 10 मिनट ज्यादा ले लिए और उसमें मैंने 60 का भाग दे दिया, मतलब कि ये पूरा समय घंटों में चेंज हो गया। अब मैंने इसको क्यों चेंज किया? क्योंकि जो स्पीड थी वो मुझे 30 किलोमीटर प्रति घंटा मिली थी। अब अगर घंटा में मिली है तो समय को भी घंटा में बदलना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ये आपको मैंने बताया था। तो यहां पर मैंने इसको बदल दिया। अब मैंने इन दोनों को गुणा किया, क्योंकि दूरी का फॉर्मूला होता है समय गुणा में चाल। अब समय मेरे पास ये रहा, चाल मेरे पास ये रही, तो ये मेरी दूरी हो गई। अब ये दूरी कुछ भी हो सकती है। ओके, अब हम दूसरी कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि वो अगर 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। भाई उसको x मिनट में पहुंचना था, 10 मिनट पहले पहुंच गया, उसको मैंने 60 का भाग दिया तो ये घंटे में चेंज हो गया, और ये थी मेरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये भी मुझे पता नहीं है। और यहां आप जानते हैं कि दूरी तो वो की वो है भाई, चाहे वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा जाए या फिर 42 किलोमीटर प्रति घंटा जाए, दूरी तो उतनी की उतनी पार होगी। तो हम इन दोनों को बराबर में लिख देते हैं, क्योंकि दोनों समय में जो दूरी मिलेगी वो बराबर होगी। तो फाइनली मैं क्या करता हूं बच्चों, देखिएगा,
भाई लास्ट तक देखिएगा इस चीज को, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहां पर मैं करता हूं x प्लस 10 बट्टा में 60 गुणा में 30 बराबर x माइनस 10 बट्टा में 60 गुणा में 42। यह आ गया बच्चों। अब इसके बाद में क्या करता हूं, 60 से 60 को कैंसिल कर लेता हूं। यहां पर आप इसमें किसका भाग दीजिए बच्चों, 6 का भाग दीजिए। 5 बार गया, इसमें 6 का भाग दिया, इसमें 6 का भाग आप जाएगा 7 बार, 7 संग 42। ठीक है, अब फाइनली मेरे पास क्या बच्चा बच्चों, x प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू x माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 7। ये मेरे पास बच गया। और फाइनली मैं क्या करता हूं, इनको मल्टीप्लाई करता हूं, तो 5x प्लस 50 दोनों से गुणा कर दिया बराबर 7x माइनस 70। अब ये 5x यहां ले आओ, 70 को इस साइड ले आओ। सो 550, अब ये यहां पर माइनस में है, इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव का 70 इज इक्वल टू 7x माइनस 2x, सॉरी 5x। ठीक है, अब फाइनली मेरे पास क्या बचता है, फाइनली मेरे पास बचता है, चलिए इसको ऊपर की साइड सॉल्व करता हूं मैं, क्योंकि बोर्ड पूरा भर गया है। चलिए यहां पर इन दोनों को जोड़ देते हैं, 120 हो गया, 120 इक्वल टू, अब यहां पर 2x आ गया, 2x आ गया। अब x इक्वल टू क्या हो गया भाई, 120 अपॉन में 2 डेट इज 60। 60 क्या है बच्चों, ये 60 अपना है किलोमीटर, 60 किलोमीटर उसने टोटल जो है, ये क्या है 60, अच्छा 60 मिनट है बच्चों। ठीक है, 60 घंटे है या क्या है ये, अपने किस में लिया था, घंटे में लिया था ना। ठीक है, 60 आ गया अपने पास। ठीक है, अब 60 आ गया है, लेकिन अपने को क्या निकालना है, इसने पूछा क्या है, दूरी पूछी है, तो दूरी निकालने के लिए क्या है, अब ये जो x है इसकी जगह पर 60 ले लो आप, 60 प्लस 10। ओके, तो इसमें 60x हो गया, x इज इक्वल टू 60 मिल गया अपने को, 60। ठीक है, अब 60 में हमने इसको जोड़ दिया, 60 से इसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई में 30 लिख दिया। अब देखिए 0 to 0 कैंसिल, यहां पर 2 आ गया। अब ये कुल मिलाकर कितना हो गया, 70 अपॉन में 2, 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर हमारा उत्तर हो गया। भाई ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन गलती नहीं करनी अपने को, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। क्या किया अपन ने यहां पर, क्योंकि मेरे को मिल चुका था 60 मिल चुका था, अब 60 एंड ये जो 10 था इसको जोड़ दिया 70। अब 70 में 60 का भाग दिया तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहां पर ये मुझे 2 मिल गया। अब 2 ये मिल गया है मेरे को, एंड यहां पर ये था, इसके अंदर भाग दिया तो 35 किलोमीटर मेरा उत्तर मुझे मिल गया। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, 45वें क्वेश्चन के बारे में। भाई बच्चों बताइए इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा बच्चों, एक यात्री रेल जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक यात्री रेल है, एक मतलब ट्रेन है जो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, स्टेशन को मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद छोड़ती है। मतलब कि ये जो ट्रेन है, देखिए 2 ट्रेन है, कुल मिलाकर 2 ट्रेन है, ये यहां पर मान लीजिए अपना स्टेशन पड़ा है। अब इस स्टेशन से जब मालगाड़ी होती है जो हमारा सामान लेकर के जाती है, वो मालगाड़ी 6 घंटे पहले निकल जाती है, 6 घंटे पहले मालगाड़ी जो है वो स्टेशन से निकल जाती है। ठीक है, अब 6 घंटे के बाद जो यात्री रेल है जिसके अंदर पैसेंजर बैठते हैं वो निकलती है। अब 6 घंटे बाद वो निकलती है और 4 घंटे में उसे पीछे छोड़ देती है। मतलब कि जो मालगाड़ी 6 घंटे पहले रवाना हुई थी उसको ये 4 घंटे में पीछे छोड़ देती है। तो अब आप सोचिए कि 6 घंटे बाद रवाना हुई और 4 घंटे में पीछे छोड़ दिया, तो कुल मिलाकर 10 घंटे, मतलब कि मालगाड़ी जब रवाना हुई थी उसके 10 घंटे बाद में इसने इसको पीछे छोड़ा है। अब यहां पर क्या दिया गया है, देखिए यात्री रेल की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 80 किलोमीटर पर जो है घंटे के हिसाब से वो जा रही है। तो आप देखिए कि इसने कुल 4 घंटे लिए, 4 घंटे कुल लिए और 4 घंटे में इसने मालगाड़ी को पीछे छोड़ दिया। अब ये मालगाड़ी की स्पीड हमें पूछ रहा है। भाई ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन हमें शो हो रहा है। ठीक है भाई, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या हो रहा है कि मालगाड़ी 6 घंटे पहले रवाना हो गई, 6 घंटे बाद में ये यात्री रेल रवाना होती है और 4 घंटे में मालगाड़ी को पीछे छोड़ देती है। यात्री रेल
80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। मालगाड़ी की गति हमसे पूछी गई है। कॉम्प्लेक्स है ना, लेकिन बड़ा आसान है। देखिए क्या है, आप यहां पर देखिए बच्चों, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है। अब आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणा में चाल। समय गुणा में चाल मतलब कि समय और चाल दोनों का गुणा कर दीजिए, दूरी आपको मिल जाएगी। अब जब दूरी बराबर समय गुणा चाल है तो यात्री ट्रेन जो है इसकी चाल है हमारे पास 80 किलोमीटर प्रति घंटा, समय हमारे पास 4 घंटे, क्योंकि 4 घंटे में इसने पीछे छोड़ दिया, 4 घंटे कुल ये दौड़ती है, तो 4 घंटे और 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुल मिलाकर अगर दूरी की बात करें तो कुल दूरी जो दोनों ट्रेनों ने पूरी की है वो कितनी है भाई, 8 चौक 32, 320 किलोमीटर। भाई दोनों ने कुल 320 किलोमीटर की दूरी पार की है। अब 320 किलोमीटर कुल दूरी हो गई। अब मालगाड़ी जो है वो 6 घंटे पहले रवाना होती है और 4 घंटे ये हो गए, तो कुल मिलाकर मालगाड़ी 10 घंटे दौड़ती है। अब मालगाड़ी का समय हमें पता चल गया 10 घंटे, 10 घंटे मालगाड़ी दौड़ती है और मालगाड़ी ने कुल दूरी पार की है भाई 320 किलोमीटर। अब इसकी चाल हमें पूछी गई है, तो चाल बराबर क्या होता है बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा में समय। अब दूरी इसकी है 320 किलोमीटर, समय है इसका 10 घंटे, भाग दे दिया तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा उत्तर हो जाता है ए, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई किस किस का उत्तर आ रहा था, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए 46वें प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए किस किस का सही था ये उत्तर, चलो बढ़िया। लाइक किस किसने किया है, चलो बात करते हैं 46वें प्रश्न के बारे में। कोई धन 4 वर्ष में 8% साधारण ब्याज की दर से 6,600 हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहां पर मूलधन है कि भाई कोई मूलधन है या फिर मान लो कि कोई एक रुपया है, कितना भी रुपया है हमें मालूम नहीं है, वो 4 इयर्स में, देखिए अब समय हमें दे दिया गया है 4 इयर्स, 4 वर्ष हमें समय दे दिया गया है भाई। अब 4 वर्ष का समय हमें दिया गया, ब्याज की दर हमें दी गई है 8%, ओके 8%, और मिश्र धन हमें दिया गया है। मिश्र धन का मतलब क्या होता है, टोटल कितना पैसा है, टोटल पैसा है 6,600 रुपए। अब मिश्र धन हमें दे दिया गया 6,600। अब ब्याज हमें निकालना है साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा में समय गुणा में दर बट्टा में 100। अब मूलधन जो है वो हमें पता नहीं है, तो मूलधन क्या होता है, मिश्र धन में से ब्याज को घटा दो, मिश्र धन में से ब्याज को घटा दो। तो यहां पर क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की दर से 6,600 रुपए हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज हमें मालूम नहीं है, वही हमें पूछा गया है, तो ये मिश्र धन है 6,600। अब 6,600 में से मिश्र धन मतलब कि उसका प्रिंसिपल हमने माइनस किया, वो बराबर में आ रहा है भाई, कितने के बराबर आ रहा है, वो बराबर में आ रहा है अपने मूलधन। मूलधन हमारे पास मालूम नहीं है, समय हमारे पास 4 वर्ष दिया गया है, और दर हमें दी गई है 8% बट्टा में आ गया 100। ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया। देखिए बड़ा आसान है ना, क्या दिया गया है, कोई धन 4 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6,600 हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए, कितना रुपया था वो ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर प्रिंसिपल फाइंड आउट करते हैं। प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए अब बात करते हैं, यहां पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ये 100 यहां पर मल्टीप्लाई करता है तो 100, चलिए 100 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको काटते हैं पहले। 8 आ गया, 8 को 2 से मतलब 4 से काटते हैं, 2 आ गया, यहां पर 25 आ गया। अब आप 25 का वहां पर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 6,600 माइनस का P इज इक्वल टू 8। ये देखिए यहां पर क्या 4 दूने 8 हो गया, 8 इंटू P, 8P आ गया। अब फाइनली मेरे पास क्या मिलता है बच्चों, देखिएगा यहां पर 25 मल्टीप्लाइड बाई 600 आ रहा है ना। चलिए तो मैं क्या करता हूं, 25 मल्टीप्लाइड बाई 6,600 माइनस में मैं करता हूं 25P, माइनस में मैंने किया 25P, इक्वल में मैंने किया 8P। सो फाइनली मेरे पास क्या बचा बच्चों, फाइनली मैं इसको उस साइड लेकर के जाता हूं, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 6,600 बराबर 25 और 8 दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आएगा 33P। अब P बराबर क्या आएगा बच्चों, 25 मल्टीप्लाइड बाई 600
6,600 डिवाइडेड बाई 33, ये हमारा प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन हमें मिल जाएगा। दोनों को काटिए तो 2 बार कटा 200 आ गया। अब 200 को 25 से गुणा कीजिए। 200 को 25 से गुणा कीजिए। 25 दूने 50, 5,000 हमारा मूलधन क्या था बच्चों? 5,000 रुपए। बी 5,000 रुपए हमारा एकदम सही उत्तर था। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही अच्छा। क्या किया? फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। मूलधन बराबर होता है जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा में 100। लेकिन मिश्र धन में से जब हम मूलधन को घटाते हैं तो हमें साधारण ब्याज मिलता है। दोनों को बराबर रख लिया तो हमें हमारा उत्तर मिल गया। चलो बच्चों 47वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। बच्चों बताइए क्या होगा उत्तर? बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, आपका उत्तर एकदम सही है। जल्दी से बताइए 47वें का उत्तर। भाई लाइक किस किसने नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मैं फटाफट सॉल्व कर रहे हैं इसलिए कहीं ना कहीं गलती हो जाती है तो मैं उसको पहले ही आपको बोल दे रहा हूं। 47वें का उत्तर है 5,045 ग्राम बराबर होता है। भाई देखिए 1,000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1,000 ग्राम। अब 5,045 है भाई। 5,045 का मतलब क्या है कि 5 किलो और 45 ग्राम, क्योंकि जब आप इसके अंदर 1,000 का भाग देते हैं तो 0.05 आता है। मतलब कि 5 किलो ये हो गया, 45 ग्राम ये हो गया, तो 5 किलो 45 ग्राम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर है। भाई बहुत बढ़िया, सही उत्तर है आपका। बात करते हैं 48वें प्रश्न के बारे में। भाई 48वां प्रश्न हमें क्या कहता है, बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा आप 48वें प्रश्न को पढ़ते हैं। 10 गुणा 8 सेंटीमीटर के कितने आयताकार की जरूरत होगी 12 मीटर गुणा 10 मीटर के हॉल के फर्श पर बिछाने के लिए? अब देखिए यहां पर एक जो आपको रेक्टेंगल दिया गया है, मान लीजिए एक फर्श दिया गया है यहां पर। अब इसके ऊपर पत्थर बिछाने, मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे बिछाने हैं, ठीक है। अब यहां पर बिछाने हैं, लेकिन जो फर्श है उस फर्श के डायमेंशन दिए गए हैं 12 मीटर और 10 मीटर। 12 मीटर और 10 मीटर हमें दिए गए हैं। भाई लास्ट तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं 10 मीटर और 12 मीटर हो गया। अब इसमें कितना आएगा, तो देखिए 10 12 गुणा 10 कर दीजिए, इसके अंदर भाग दे दीजिए आप 10 गुणा 8 सेंटीमीटर है, तो आप सबसे पहले इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लो। 12 मीटर बराबर 1200 सेंटीमीटर, 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब 1200 मल्टीप्लाइड बाई 1000 बट्टा में आप डाल लीजिए 10 गुणा में 8, तो 0 से 0 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 को 4 से काटते हैं 2 आता है, 3 से काटते हैं, इसको 2 से काटते हैं 15 यहां पर मिल जाता है, तो 15,000। भाई 15,000 हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है बी। 15,000 एकदम सही उत्तर है। भाई बच्चों ये 12,000 कौन बोल रहा है? 18,000 भी कोई बोल रहा है? भाई नहीं, 15,000 बोलिए सभी, 15,000 सही है अपना उत्तर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में। 49वां क्वेश्चन बच्चों जल्दी से पढ़ लीजिए। प्रश्न क्या है? संख्या 5,84,356 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा? The sum of place values of 5 in 5,84,356 क्या होगा बच्चों? 5 का स्थानीय मान सबसे पहले का क्या होगा भाई? 5, फिर 1 2 3 4 5, 5 0, ये 0, फिर इसके आगे 5 के आगे 1 0, ये आ गया, तो 0 5 0 0 0 5, ये आ गया अपना उत्तर। भाई डी एकदम करेक्ट आंसर है। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों बात करते हैं 50वें प्रश्न के बारे में। 50वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है बच्चों, जल्दी से देख लीजिएगा। 10 सेंटीमीटर भुजा के दो ठोस घन आपस में अंत से अंत जुड़े हुए हैं, फलस्वरूप बने हुए घनाभ का आयतन क्या होगा? देखिए घन का मतलब क्या होता है? क्यूब होता है। क्यूब, 2 क्यूब आपको दिए गए हैं, 2 क्यूब आपको दिए गए हैं 10-10 सेंटीमीटर के, दोनों 10-10 सेंटीमीटर के, ये होते हैं घन मतलब कि क्यूब। अब क्यूब क्या होता है? जिसके अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो उसको क्यूब कहते हैं, घन कहते हैं। तो इसकी जो है 10 सेंटीमीटर दिए गए हैं, यहां पर 10 सेंटीमीटर हमें दे दिया गया है। अब 10 सेंटीमीटर जब यहां पर हमें दे दिया गया है
और ऐसा कैसा एक और क्यूब है हमारे पास यहां पर पड़ा, ठीक है, ये रहा, यहां पर एक और क्यूब है, इसका भी 10 10 10 है। और यहां पर जो घन बनता है, जो क्यूबॉइड बनता है, उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। अब उसकी देखिए लंबाई जो है वो चेंज हो जाएगी, 10 और 10 20 हो गई, लंबाई बराबर हो गई 20, लेकिन ब्रेड्थ एंड हाइट चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 10, हाइट इज इक्वल टू 10, तो कुल मिलाकर 20 गुणा 10 गुणा 10 क्या होता है बच्चों? 200 इंटू 10 2000, 2000 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर होता है भाई। बी किस किस का आ रहा है? एकदम सही उत्तर है बच्चों, लास्ट तक देखिए, सही से देखिए, सही से समझिए। बात करते हैं 51वें प्रश्न के बारे में। 150% बराबर होता है भाई, 150% बराबर कितना होता है बच्चों? बताइए क्या होगा? 150 150% इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने आपको परसेंटेज के साइन जो होता है इसका मतलब बताया था, 1/100 होता है। जब भी आप परसेंटेज के साइन को हटाते हो तो वहां पर आप 1/100 डाल लीजिए। सो 150 मल्टीप्लाइड बाई, अब इस परसेंटेज की जगह पर मैं 1/100 डाल लेता हूं, जीरो से जीरो कैंसिल, यहां पर एक जीरो है तो पॉइंट आ गया, सो 1.5। सो ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर होता है भाई बच्चों, क्या होगा? ए एकदम करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है आपका। बात करते हैं 52वें प्रश्न की, 52nd क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि एक फल विक्रेता है, ठीक है, उसने 1 रुपए में 2 फल खरीदे, 1 रुपए में 2 फल खरीदे, मतलब कि अब उसने एक फल जो है वो 1/2 रुपए में खरीदा, अब उसने 3 रुपए में 5 फल बेच दिए, अब 3 रुपए में 5 बेचे हैं, मतलब कि एक फल उसने 3/5 रुपए में बेच दिया। अब उसका लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? अब 3/5 रुपए में उसने बेचा है, 1/2 रुपए में उसने खरीदा था। सबसे पहले ये फाइंड आउट करो, तो क्या आएगा? इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया 10, इसका भाग दिया तो क्या आ गया बच्चों? 2, तो 6 आ गया। ओके, इसका भाग दिया 5 दूनी 10, 2 6 आ गया, माइनस किया 5 आ गया, 1/10 रुपए का उसको फायदा हो गया, मतलब कि हर एक फल के पीछे 1/10 रुपए का उसको फायदा हो गया। अब खरीदे उसने थे कितने रुपए में? 1/2 रुपए में, और फायदा इतने का 100 के साथ गुणा कर दो, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो क्या मिला मेरे पास फाइनली? 2/10 गुणा में 100, ये इसको काट दिया तो 10 आ गया, तो 20%, 20% का उसको प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। ओके बच्चों, ये होता है हमारा सॉल्यूशन। ओके बच्चों, चलिए 53rd क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 53rd क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 एवं 6 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 3, 4, 5 और 6 सभी से विभाज्य है? तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कर दीजिए आप। देखिए, बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा। आइए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही आएगा ना इसका। कौन सी संख्या इनसे विभाज्य है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल का होता है कि जिसका भाग, जिसके अंदर भाग जाए। ठीक है, चलिए यहां पर इसका हम फाइंड आउट करते हैं। 3 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 2 का दिया, 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, फिर से हमने 2 का भाग दिया, 1 आ गया, 1 आ गया, 5 5 1, फिर हमने 5 का भाग दिया, 5 दूने 10, 10 दूने 20 और 60। ठीक है, 60 हमें मिल गया, मतलब कि इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 60 है। 60 के अंदर 3, 4, 5 और 6 सभी का भाग जाएगा, तो भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। वैसे तो भाई मेरे ख्याल से तो 90 के अंदर क्या है ना कि किसी ना किसी का भाग नहीं जाएगा, तो बी एकदम हमारा सही उत्तर है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इसके अंदर मतलब कौन सी संख्या है जिसके अंदर इन सभी का भाग जाएगा, तो आप वहां पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल लसअप ज्ञात कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। ओके बच्चों, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं 54th क्वेश्चन के बारे में, 54वें प्रश्न के बारे में। क्या कहता है? 500 अंडे हैं हमारे पास, 3/5 अंडे टूट गए। अब 500 अंडों में से 3/25 टूट गए। अब 3/25 टूट गए मतलब कि इसके 3/25 टूट गए। अब 3/25 ये रहे अपने पास। ठीक है, अब 500 का 3/25 टूट गया, 25 का भाग दिया, 2 आया, मतलब कि 2 आया तो 20, 60 अंडे टूट गए। अब -60 किया तो 440 आ गया। अब 440 जो अंडे हैं वो बचे हैं, इसमें से इस 440 का
4/5 अंडे बेच दिए गए। अब 4/5 इसके निकालो, 4 का भाग दिया, सॉरी 5 का भाग दिया तो 8 बार गया, फिर से 5 का भाग दिया तो 8 बार गया। ओके, तो 440 में मैंने 5 का भाग दिया, 8 बार गया, 8 5 40, फिर से 8 बार गया, 88 आ गया। अब 88 को गुणा करना है 4 के साथ। अब 440 में से 88 गुणा में 4, ये मुझे मिल गया। इतने जो अंडे हैं वो पीछे बच जाते हैं। अब 440 में से 88 को 4 से गुणा किया, 8 चौक 32 का 2, 3 आ गया, 8 चौक 32 और 3 35। तो भाई 440 में से 352 को घटा दीजिए, पीछे कितने बचते बच्चों? चलिए 440 में से 352 को घटा दिया तो 10 में से 2 गए, पीछे बचे 8, 14, सॉरी यहां पर 13 में से 5 गया 8, 88 अंडे जो है वो बचे हैं। तो भाई बी हमारा एकदम सही उत्तर होगा। ये जो बीच में जो फालतू की बातें करते हैं, ये फालतू की बातें मत किया करो, ठीक है? यहां पर पढ़ना है तो आइए, वरना आप छोड़ सकते हैं इस चैट को यहां से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 55वें प्रश्न के बारे में। बात करते हैं 55वें प्रश्न के बारे में, 55th क्वेश्चन के बारे में। दोपहर के 3:05 को लिखा जाता है। भाई दोपहर के 3 बजकर, दोपहर के जब 12 बजे से बाद हम जाते हैं, दोपहर के 12 बजे के बाद पीएम हो जाता है, तो दोपहर के 3:05 मतलब कि 3:05 PM हो जाएगा, 3:05 PM हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 56th क्वेश्चन के बारे में, 56वें प्रश्न के बारे में। 56वां प्रश्न हमें क्या कहता है? 0, 3, 6, 7 और 9 का प्रयोग कर पुनरावृत्ति न होने पर निर्मित 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले 9 को लिखिए, फिर 7, 6, 3, 0, ये होगी सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या 3, 0, 6, 7, 9, ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है? तो यहां पर हम क्या करते हैं, 97630 में से 30, 67 इसको माइनस कर देते हैं। तो 10 में से 9 गया, पीछे बचा 1। यहां पर 12 में से 7 गए, पीछे बचे 12 में से 7 गए, पीछे बचे 5। और यहां पर जो है हमारे पास 5, 15 में से 6 गए, पीछे बचे 9। यहां पर 6 के 6 आ गए और 9 में से 3 के 6, सो 66,951 सी एकदम सही उत्तर हमारा हो जाता है। भाई बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जब -1 का गुणा 100 बार खुद से किया जाए तो गुणनफल क्या होगा? मैंने आपको एक बात समझाई थी कि -1 की घात है 100, मतलब कि एक सम संख्या है। अब ये एक सम संख्या है और एक मैंने आपको बताया था कि अगर ये सम संख्या है, अगर ये सम संख्या है तो जो माइनस की संख्या नीचे है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है, वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव वहां पर हो जाती है। मान लीजिए -1 की घात 101 है, -1 की घात 101 है तो ये विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो ये -1 ही रहता, और अगर सम संख्या है तो ये पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। तो हमारा ए हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। बात करते हैं 59वें प्रश्न के बारे में। भिन्न के रूप में इसको लिखना है, हमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम। 2.75 में से 1.25 को घटाया तो क्या बचेगा भाई? 1.50, 1.50 यहां पर बच जाता है इसकी जगह पर, तो 1.50 यहां पर बच गया। इसमें हमें जोड़ना है 4.75। अब 4.75 जोड़े तो 5 ये आ गया, 12 ये आ गया, 1 तो 2 3 6 आ गया, तो 6.25 ये हो गया। इसमें से हमें 3.80 घटाना है, तो 5 ये हो गया, 12 में से ये 8 गए तो 4 बच गया, 5 में से 3 गया 2 बच गया, 2.45, ठीक है। अब 2.45 को आप नीचे 100 मान लीजिए तो ये यहां से घट जाएगा, ठीक है। अब 245 में आप 100 का भाग दीजिए, तो 245 में देखिए 245 है, इसके अंदर मैंने 100 का भाग दिया, 2 बार भाग गया, 200 आ गया, पीछे 45 बच गया, तो 2 सही 45 बट्टा में 100 आ रहा है मेरे पास। ओके, अब मैं यहां से 45 और 100 को काट सकता हूं। इसको मैंने 5 से काटा 9 आया, इसको मैंने 5 से काटा तो 20 आया, तो 2 सही 9 बट्टा में 20 हमारा एकदम सही उत्तर है ए हमारा एकदम सही उत्तर है। चलिए बात करते हैं लास्ट हमारे 60वें क्वेश्चन के बारे में, 60th क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज, देखिए मैं इसको सिंपली आपको समझा देता हूं यार, मेरा खाना खाया नहीं है, बस चक्कर से आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, एक जो आयताकार भूखंड है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। अब देखिए लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई से दोगुनी है,
एक 8 मीटर भुजा का वर्गाकार, ये क्या है भाई, स्विमिंग पूल, एक 8 मीटर भुजा का स्विमिंग पूल उस भूखंड का 1/8 भाग घेरता है, तो उस भूखंड की लंबाई कितनी है? भाई देखिए, उसकी चौड़ाई मान लेते हैं x है, लंबाई उसकी 2x है। अब x गुणा 2x कितना हो गया? 2x का वर्ग, 2x का स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि इसका 1/8 भाग जो है वो 8 मीटर भुजा वाला। अब 8 मीटर भुजा वाला कितना, मतलब 8 8 64, ये आ गया। अब यहां से इसको काट दो, क्या हो गया भाई, चलो यहीं पर पीडीएफ खत्म हो गई है, चलो ठीक है, इसको यहां पर 4 आ गया। अब एक्स स्क्वायर बटा में 4 इज इक्वल टू 8 8 64, और फाइनली मेरे पास क्या बचता है बच्चों, x का वर्ग बराबर 64 गुणा में 4। अब x इज इक्वल टू 64 गुणा में 4 का वर्गमूल, 8 8 64, 8 गुणा में 2 मतलब कि 16। तो ये जो x है ये 16 हो गया, तो 16 हमारा सही उत्तर हो जाता है सी। भाई सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। यहीं पर ये 2019 का मैथ्स का कॉन्सेप्ट आपका खत्म होता है। जिस किसी को क्वेश्चन पूछना है फटाक से पूछ लो, फिर मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूं भाई। चक्कर से आने लगे यार, इतना कौन बोले। अरे 64 कौन बता रहा है मेरे भाई? 8 8 64, ठीक है, दो सही है यार, मेरा उत्तर एकदम सही आ रहा है। कुछ 32 बता रहे हैं, कुछ 64 बता रहे हैं। चलो फिर से चेक कर लेते हैं इसको। इसके 1/8 भाग, 1/8 भाग मतलब कि 2x स्क्वायर का 1/8 भाग बराबर है 8 8 64, 4 ये आ गया, तो x का वर्ग बराबर 64 गुणा में 4, ठीक है, दोनों का वर्ग निकाला, 8 गुणा में 2, 8 8 64, ठीक है, सही है, 16 उत्तर सही है ना यार। कौन गलत बता रहा है मेरा? लेंथ हमसे पूछी गई है, भूखंड की लंबाई, अच्छा लंबाई पूछी गई है भाई, बहुत सही, बहुत सही बच्चों, आपने सही पकड़ा है। लंबाई हमसे पूछी गई है। लंबाई क्या है भाई? चौड़ाई की दोगुनी है। ये जो x है ये उसकी चौड़ाई है, ये x जो है उसकी चौड़ाई है, तो लंबाई हो गई 2 गुणा में 16 मतलब कि 32। हाँ 32, ये गलत है बेटा, 32 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 32 32 भाई, ये 16 वाला गलत क्यों कर रहे हो? 16 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 32 होगा, क्योंकि हमें उसकी लंबाई पूछी गई है, चौड़ाई नहीं पूछी गई है, लंबाई पूछी गई है। लंबाई जो है वो 2x है, तो x का मान हमारे पास 16 है, 16 दूनी 32 हो गया, तो 32 हमारा सही उत्तर हो गया। ओके बच्चों, ठीक है, गुड नाइट, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं पूर्ण सिंह आपका स्वागत करता हूं। अब हम बात करेंगे भाषा के बारे में। तो इसके अंदर हम बात करें सबसे पहले अनुच्छेद 1 यानी पैसेज नंबर 1 के बारे में। इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि chewing gum was discovered 1000 years ago by the Mayans in the Mexican jungles, यानी कि चबाने की गोंद यानी कि च्युइंगम की खोज मैक्सिको के जंगलों में मयान लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन इसी के ऊपर देखो, डैश डिस्कवर्ड द च्युइंगम, तो किसने च्युइंगम की खोज की थी? मयांस ने की थी। किसने की थी? मयांस ने की थी। तो पहला उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये तो यहीं पर सलट गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे हमसे ये कहा जा रहा है कि दे फाउंड अ लिक्विड लीकिंग फ्रॉम अ सेपोडिला ट्री, और एक सेपोडिला नाम का जो एक ट्री था, ठीक है, सेपोडिला नाम का एक पेड़ था, उसमें से कोई तरल पदार्थ बाहर आ रहा है। ठीक है, एज इट ओज्ड आउट, जैसे कि वो बाहर की तरफ निकलता है वो क्या हो जाता है? वो गाढ़ा हो जाता है। एज इट ओज्ड आउट इट थिकन्ड इनटू समथिंग दैट दे कॉल्ड चिकल, जैसे वो बाहर निकलकर गोंद बाहर आता था वो थोड़ा मतलब गाढ़ा गाढ़ा बन जाता, जिसको वो क्या कहते थे? चिकल कहते थे। ठीक है, वैसे क्या कहते थे? चिकल कहते थे। विच वॉज च्यूएबल एंड टेस्टी, जिसको चबा सकते थे और वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता था। टुडे वर्कर्स कॉल्ड चिकलर्स स्टिल कलेक्ट चिकल, जो चिकलर्स नाम के जो लोग हैं, श्रमिक है, जो चिकल को संग्रह करते हैं, चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं, और चिकल जो है जिसको हम चबा सकते हैं
ऐसी जो है च्युइंगम की फॉर्म जो बहुत ही स्वादिष्ट होती थी। द चिकल इज बॉइल्ड टू रिमूव वाटर, इट इज देन मेड इनटू स्लैब्स अबाउट 30 पाउंड्स और 14 ग्राम्स ईच। अब चिकल को उसको गर्म किया जाता है। गर्म क्यों किया जाता है? कि उसके अंदर से जो पानी है वो बल्कि हट जाए। इसके बाद इसके टुकड़े प्रत्येक जो है लगभग 30 पाउंड या 40 किलोग्राम के बनाए जाते थे। छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते थे, या तो 14 किलो के कह दो या फिर 30 पाउंड के कह दो, इस इतने साइज के टुकड़े बनाए जाते थे च्युइंगम्स के। फिर these slabs are sent to gum factories, फिर इनको च्युइंगम की जो फैक्ट्रीज वगैरह होती थी वहां पर भेज दिया जाता था। वहां पर आगे प्रोसेसिंग होती थी। वहां पर इसको मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए चीजों के साथ मिलाया जाता था। तो उसको क्या क्या किया जाता था? कई सारे इंग्रेडिएंट उसके अंदर मिलाए जाते थे। क्या करने के लिए मिलाए जाते थे? उसको मीठा करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, फ्लेवर करने के लिए और कलर डालने के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, यानी कि मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए उसके अंदर और भी कई सारे चीजों को उसके अंदर मिलाया जाता था। डैश वे श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्रित करते हैं। जो चिकलेरो वो लोग होते हैं, चिकलेरोज वो लोग होते हैं जो चिकल्स को इकट्ठा करते हैं। गमर्स भी नहीं, मयांस ने खोज की थी। सेपोडिलास तो उस पेड़ का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्लैब्स ऑफ चिकल्स आर सेंट टू। ठीक है, चिकल्स के जो स्लैब थे, उसके जो टुकड़े थे, उनके कहाँ बड़े टुकड़े थे, उनको कहाँ भेजा जाता था? उनको गोंद की फैक्ट्री में, गम फैक्ट्री के अंदर भेज दिया जाता था। ठीक है, लिखा है ना, इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता था। दीज स्लैब्स आर सेंट टू गम फैक्ट्रीज। ठीक है, गम है, गन मत कर देना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बी। और इससे पहले वाले का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाय डैश के लिए। ठीक है, तो क्या क्या चीजें की जाती है? यहाँ पर मीठा किया जाता है, हाँ मीठा है। नरम किया जाता है, नरम है। सुगंधित किया जाता है, सुगंधित है। रंगीन है, नहीं। गाढ़ा करने के लिए, तो गाढ़ा यहाँ पर जो है इस्तेमाल शब्द हुआ नहीं है, पहले हुआ है पानी निकालने के बाद, उसको बाहर निकलने पर गाढ़ा हुआ है तो, लेकिन यहाँ पर जो है गाढ़े शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो जो सी है वो हमारा क्या होगा? आंसर। यानी कि थिकन जो है, थिक नहीं किया जाता था सेवरल चीजें डालकर, कई चीजें डालकर उसको मोटा नहीं किया जाता था, उसको गाढ़ा नहीं किया जाता। गाढ़ा करने का अलग प्रोसेस, वो जैसे ही बाहर निकलता था तब वो गाढ़ा हो जाता था। लेकिन फ्लेवर वगैरह जो गम की फैक्ट्री में जाता था वहां पर जो है उसको सॉफ्ट किया जाता था, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के स्वाद डाले जाते थे और उसको मीठा किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, ए सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज विल बी। तो इस पैसेज का, इस गद्यांश का सुटेबल टाइटल क्या दे सकते हैं? तो च्युइंगम की कथा हम कह सकते हैं, द स्टोरी ऑफ च्युइंगम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कैसे स्टार्टिंग से लेके आप तक वो पहुंचती है। बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 2 में। इसमें कहा गया है कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ पिलग्रिम्स एंड पिलग्रिमेजेस, यानी कि भारत तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। मतलब लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। These holy places, whether in the hills or in the plains, are generally situated on river banks or by the sea। ठीक है, ये ज्यादातर पवित्र स्थान कहाँ पर पाए जाते थे? पहाड़ों पर हो, चाहे मैदान हो, या नदियों के तटों पर स्थित हो, या समुद्र के तटों पर। इन तीन तीर्थ स्थलों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते थे। यहाँ पर तीर्थ स्थल पे सिर्फ धार्मिक लोग नहीं जाते थे, और भी कई लोग जाते थे। इट इज नॉट ओनली फॉर द रिलीजियस पीपल हु विजिट दीज प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेजेस बट आल्सो ट्रेवलर्स एंड साइट सीकर्स, जो ट्रेवलर करते हैं। ठीक है, यानी कि पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग। साइट सीकर्स मतलब सैर सपाटा करते, घूमने, जो सैर करने निकलते हैं, वो भी लोग यहाँ पर आते थे। ठीक है, जहाँ कहीं 2 या 2 से अधिक नदियां मिलती है, तीर्थ यात्री वहां स्नान और पूजा करते हैं। ठीक है, wherever 2 or more rivers met, pilgrims came to bath and worship because that place is supposed to be holy। क्योंकि स्थान को क्या माना जाता था? पवित्र माना जाता था। ठीक है, वन सच प्लेस इज, ऐसा कौन सा प्लेस है? हरिद्वार है, जो गंगा के किनारे है, बैंक ऑफ, मतलब उसके तट पर, गंगा नदी के तट पर स्थित है। क्या नाम है उसका? हरिद्वार। ठीक है, क्या नाम है उसका? हरिद्वार नाम है। ओके, तो समझ में आ गया ये आपको? चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर हमारा पहला क्वेश्चन है, पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग है धार्मिक, सैर सपाटा करने वाले, और कौन होते थे? पर्यटक भी आते थे।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ट्रेवलर्स। ओके, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड जनरली। जनरली का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यूजुअली। ठीक है, कौन सा सामान्यता का पर्यायवाची है? तो आमतौर पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द प्लेस इज कंसिडर्ड होली वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट। हियर द एंटोनिम ऑफ होली। होली का मतलब होता है पवित्र। ठीक है, अब इसका उल्टा पूछा है। ठीक है, तो विलोम पूछा है। ईश्वरीय भी, धार्मिक, धर्मनिष्ठ, ये सब इसके समानार्थी। उल्टा क्या है? अपावन। पावन मतलब पवित्र, अपावन मतलब अपवित्र। तो होली का उल्टा क्या हो जाएगा? कर्स्ड, श्रापित। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा। अगला है पीपुल केम टू बाथ एंड वर्शिप इन द गंगा एज इट्स वाटर इज। क्यों गंगा में क्यों नहाने आते थे? क्योंकि गंगा का जो जल है वो कैसा है? बहुत ही पवित्र है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होली है, ए। ओके, अगला क्वेश्चन है लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे डैश होते हैं। क्या होते हैं? उत्सुक होते हैं, खोजी होते हैं, वृद्ध है, धार्मिक होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कि वो धार्मिक होते हैं। कैसे होते हैं? रिलीजियस होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो पिलग्रिमेज पर क्यों जाते हैं? बिकॉज दे आर रिलीजियस। ओके, बात करते हैं अगले पैसेज के बारे में। इसमें क्या रखा है? अजीत का जन्मदिन था, उसके सभी मित्र और संबंधी एकत्रित हुए थे। ठीक है, सो किसका बर्थडे था? अजीत का बर्थडे था। It was Ajit's birthday. All his friends and relatives had gathered. He received many gifts. There was a book, toys and clothes. उसको बहुत सारे संबंधी वहां पर आए हुए थे, मित्र आए हुए थे, उसे कई भेंट मिली, इसमें किताबें, खिलौने और कपड़े थे। ठीक है, फिर आगे अजीत्स आंट गेव हिम ए सरप्राइज गिफ्ट ए रोज सैपलिंग। अजीत की आंटी ने उसको क्या दिया? अजीत की चाची ने उसे आश्चर्यजनक भेंट दी। वो क्या था? एक गुलाब का पौधा था। ठीक है, Ajit liked his aunt's gift the best and at once ran to the garden and planted the sapling. और उसको अपनी आंटी का जो गिफ्ट है सबसे ज्यादा पसंद आया, है ना? अजीत को चाची की भेंट सबसे अधिक पसंद आई और भागकर बगीचे में गया और उसे वहां पर रोप दिया, वहां पर उसको लगा दिया। Ajit watered the plant every day. As soon as he woke up in the morning, he would rush to see how much the plant had grown. वो जैसे ही उठता हमेशा सबसे पहले प्लांट की तरफ भागता, उसको हमेशा पानी देता। ठीक है, और ये भी देखता कि प्लांट कितना बड़ा हो गया। अजीत रोज उसे सींचता था। वो ज्यों ही सुबह जागता, भागकर देखने जाता कि वह कितना बड़ा हो गया है। कौन कितना बड़ा हो गया? पेड़ कितना बड़ा हो गया है। One day he saw two little rose birds peeping out. एक दिन उसने क्या देखा कि दो छोटी छोटी कलियां जो है पेड़ से, उस पौधे से निकलने आ गई है। वो कलियां ही आगे जाकर फूल बनती है। तो उसको बहुत खुशी हुई क्योंकि वो खुद उसकी केयर कर रहा था, खुद ने उसने लगाया था, उसको पानी भी दे रहा था। He kept watching the birds bloom into a beautiful yellow roses. है ना? वह कलियों को सुंदर पीला गुलाब बनते देखता रहा। जैसे से वो धीरे धीरे क्या बनी? गुलाब बनी। उसको भी वो देखता रहा। He was happy and thrilled. वो बहुत ज्यादा प्रसन्न और रोमांचित था, बहुत ज्यादा खुश था और रोमांचित था, बहुत ही थ्रिल्ड था। With his mother's help, he plucked the flowers. मदर की हेल्प से उसने वहां से फूल को निकाले। प्लग का मतलब तोड़ा। और उसने पहले 2 गुलाब अपनी माँ और बहन को भेंट किए। और उसने जो पहले जो 2 रोजेस थे उसको किसको दिया? मदर को दिया और सिस्टर को दिया। अजीत डिसाइडेड टू प्लांट मोर सैपलिंग इन हिज गार्डन। और उसने डिसाइड किया कि वैसे और भी प्लांट जो है अपने बगीचे में लगाएगा। तो ये थी स्टोरी। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। अब इसके अंदर पहला अजीत बेस्ट बर्थडे गिफ्ट वाज, क्या था? रेस कार, शर्ट्स, रोज सैपलिंग या बुक? क्या था? रेस कार थी, कमीज था, गुलाब का पौधा था या किताब थी? तो करेक्ट आंसर क्या है? उसको सबसे अच्छा कौन सा लगा था? गुलाब का पौधा लगा था, यानी कि सी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है एज सून एज अजीत वॉक अप, जैसे अजीत सुबह सुबह उठता है, स्टार्टेड स्टडिंग, वो पढ़ना शुरू हो जाता था। रश्ड टू सी द सैपलिंग, सैपलिंग मतलब पौधे को देखने के लिए फटाफट उसकी तरफ भागता था। नहाने के लिए जाता था या फिर स्कूल जाता था। तो ये पैसेज के अकॉर्डिंग वो पौधे के पास में जाता था, पौधे की ओर दौड़ता था। हाउ मेनी रोज बर्ड्स अपीयर्ड फर्स्ट, कितने बर्ड्स जो है स्टार्टिंग में दिखे थे? कितनी कलियां जो है स्टार्टिंग में आई थी? 1, 4, 2, बहुत सी। तो करेक्ट आंसर क्या है? स्टार्टिंग में 2 सैपलिंग जो है उसे दिखाई दी थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और उससे पहले वाले का बी और उससे पहले वाले का
यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। गुलाब का पौधा पेड़ को देखने, पौधे को देखने दौड़ा था और वहां पर उसको 2 कलियां मिली थी। अजीत गिफ्ट द फर्स्ट 2 रोजेस टू, अजीत ने अपने गुलाब जो थे 2 निकले थे, उसने सबसे पहले किसको गिफ्ट दिए? ठीक है, उसके फ्रेंड को दिए नहीं, आंटी को दिए नहीं, मम्मी और आंटी को दिए नहीं, उसकी मम्मी को और उसकी बहन को, मदर एंड सिस्टर। ठीक है, माँ और बहन को दिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2 रोजेस टू मदर एंड सिस्टर। इजी। ओके, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का, पैसेज नंबर 3 का। द वर्ड थ्रिल्ड मीन्स, थ्रिल्ड का मतलब क्या है? सैड है, एक्साइटेड है, अफ्रेड है, सरप्राइज। तो थ्रिल्ड का मतलब एकदम बहुत ज्यादा, मतलब एक्साइटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। या रोमांचित का शब्द का अर्थ है बहुत ज्यादा उत्तेजित होना। ठीक है, ये हो गया पैसेज नंबर 3। अब बात करेंगे पैसेज नंबर 4 के बारे में। इसमें हमें दे रखा है, नीम के बारे में बता रखा है काफी कुछ। तो चलिए पढ़ते हैं नीम के बारे में। अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभ के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी नीम की जो पत्तियां हैं, जो जड़ें हैं और जो छाल है, सब के सब एज ए मेडिसिन काम करते थे। द नीम ट्री इज नोन एज द विलेज फार्मेसी ड्यू टू द मेडिसिनल बेनिफिट्स ऑफ सीड्स, बार्क एंड लीव्स। इट इज कॉल्ड अरिस्ता इन संस्कृत। संस्कृत में उसको अरिष्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अरिष्ट। जिसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट ना होने वाला और पूर्ण, यानी कि परफेक्ट, इम्पेरिसेबल एंड कंप्लीट। नीम ऑयल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन पेस्ट कंट्रोल, जो कीड़े वगैरह मारने के लिए काम आता था और मॉस्किटो वगैरह जो है रिपेल करने के लिए काम आता था। ठीक है, मॉस्किटो वगैरह भगाने के लिए, मच्छर प्रतिरोधक के लिए भी काम आता था और कीटों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए भी काम आता था। ठीक है, अब उसके बाद में नीम सीड केक्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर। नीम के जो है सीड से हम क्या, एक प्रकार का फर्टिलाइजर, उसकी जो खली होती है उसको उर्वरक के रूप में, मतलब फर्टिलाइजर के रूप में हम क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। ठीक है, ए पेस्ट ऑफ नीम लीव्स इज यूज्ड फॉर ट्रीट चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स या फिर चेचक की जो बीमारी होती है उससे जो है हम बच सकते हैं, मतलब उसमें काम आती है ये नीम की पत्तियां। ठीक है, नीम की टहनी, जैसे सामान्यतः हम दातुन कहते हैं, गांव में ब्रश करने के लिए प्रयुक्त रूप से काम आती है। नीम की जो टहनी उसको तोड़ के इस तरह से उससे ब्रश करते हैं। ठीक है, सो नीम ट्विंक्स commonly referred as datun are used for toothbrushes in villages. The bark and roots are used in powdered form to control fleas and ticks on pets. तो उसकी जो पेड़ की छाल वगैरह होती थी, ठीक है, और जो उसकी जड़ें वगैरह थी वो क्या काम आती थी, जो मक्खियाँ वगैरह जो है उनको दूर भगाने के लिए, जो चिंचड़ वगैरह जो है पशुओं के ऊपर लग जाते हैं उनको दूर भगाने के लिए ये काम आता था। ठीक है, कौन? यहाँ पर ये आपका नीम की छाल वगैरह। ठीक है, अब औषधालय है। औषधालय क्या होता है? फार्मेसी क्या होता है? फार्मेसी का मतलब होता है कि जहां पर मेडिकल स्टोर वगैरह होता है ना, उसको फार्मेसी कहते हैं। फार्मेसी का मतलब ए मेडिकल स्टोर। ठीक है, तो औषधालय क्या है? औषध भंडार। अगला क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ नीम ट्री यूज फॉर फार्मर इज। फार्मर के लिए कौन सा नीम का पार्ट काम आता था? तो मैंने बताया था कि नीम सीड केक्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर। किसान के लिए फर्टिलाइजर काम का है ना। तो यहां पर भी देखा होगा, नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीज हो जाएगा, यानी कि ए। सीड्स जो है प्लांट्स के काम, जो फार्मर है उन किसानों के काम आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची है? ठीक है, विच फॉलोइंग पर सिनोनिम ऑफ परफेक्ट। ठीक है, तो इसका परफेक्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? सिनोनिम पूछा है। ठीक है, तो यहां पर निर्दोष, तो जिसमें कोई दोष नहीं है वो क्या हो जाएगा? दोष रहित हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। निर्दोष त्रुटिहीन इसका पर्यायवाची है। ठीक है, फ्लॉलेस मतलब इसमें कोई कमी नहीं हो, बिल्कुल, ये भी इसका पर्यायवाची है। दोष रहित, जिसमें कोई दोष ना हो, ये पर्यायवाची। तो कुरूप जो है ये निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है,
तो परफेक्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? ब्लेमिश्ड, यानी कि हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो जो नहीं हो सकता वो काटते जाओ, जो हो जाएगा मतलब उस तरफ पहुंच जाओगे। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद में शब्द कीट से तात्पर्य है। पेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? तो पेस्ट वो चीज होती है जो खेतों को बर्बाद करती है, इंसेक्ट डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, उनको हम पेस्ट से कहते हैं। तो फसल को नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े क्या कहलाते हैं? कीट कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीम आर यूज्ड एज टूथब्रश इन विलेजेस। नीम जो है टूथब्रश के रूप में काम आते थे। नीम की कौन सी चीजें जो है टूथब्रश के काम आती थी? जो उसकी जो टहनियां होती थी, उसकी जो ट्विंग्स जो होती थी, वो एज ए टूथब्रश काम आती थी। तो इसमें बस इतना ही। इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।